दिन के बाद वो फिर से मसरूफ हो गया था। वो लड़की उसे दोबारा याद तक न आई थी। अभी एडम के आने पर उसे सारा मंजर याद आया तो उसके लब जहरीली मुस्कुराहट में ढले। मुझे लगता है मैंने गलत शख्स चुन लिया। सर, काम तकरीबन हो गया है। तकरीबन नहीं, पूरा चाहिए मुझे। पूरा भी कल हो जाएगा। इस जगह का मालिक मकान अपने बेटे के पीछे खबार हो रहा है, जो किसी लड़की के पीछे पड़ा है। अच्छा, उसने सिगार सुलगाते सुनने वाले को बात जारी रखने का बोला। उसका बेटा 35 का है और जिस लड़की के पीछे वो पड़ा है वो 16-17 साला बच्ची है। हमें काम से मतलब होना चाहिए एडम। सर, इस शख्स ने सौदा किया है कि अगर मैं उसके बेटे को एक रात के लिए वो लड़की दिलवा दूं तो बेकरी मेरी। आहा, और तुम क्या चाहते हो? मैं करूंगा जैसा उसने कहा है। यहाँ लड़कियां तो खुद आने को तैयार हैं। वो लड़की भी इतना पैसा देखते भागी चली आएगी। तुम करो अपने हिसाब से। लेकिन अगर लड़की राजी मंद न हुई तो रास्ता बदल लेना। जबरदस्ती न हो उसके साथ किसी किस्म की। ओके सर, वो कहता बाहर निकल गया। और अगले दिन वो फिर से उसी सड़क वाले रास्ते से घर जा रही थी, क्योंकि आज जुरेज ने आना था और उसे जल्दी पहुंचकर मिलना था उसे। नहीं तो वो वापस चले जाता। अभी वो आधे रास्ते पहुंची थी कि एक गाड़ी ने झटके से उसके पास रुकते उसे अंदर खींचना चाहा था। यादम, यादम, बचाओ, बचाओ, वो चिल्लाने लगी थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वो जो अपनी किसी मीटिंग से वापस आ रहा था, उस स्कूटी को देखकर रुका। तो चलो आज तुमसे भी मुलाकात करके इस बद्दुआ का हिसाब बराबर कर लेते हैं, वॉलेट ने सोचा। लेकिन करीब आते देखा जहां उसकी स्कूटी, उसकी पड़ी चीजों के सिवा कुछ न था। गाड़ी रोको और पता करो यहाँ क्या हुआ है, उसने रोमान को कहा तो गार्ड्स तमाम रुक गए। सर, ये किसी लड़की की चीजें हैं। मैं साला अंधा दिखता हूँ तुम लोगों को जाहिलो। देख चुका हूँ। अब वो लड़की कहाँ गई, वो पता लगवाओ। सर, यहाँ आसपास कुछ नहीं है। आज तुम लोग मेरी जगह पर पता है क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। इस जगह के कैमरास चेक करवाओ फौरन। सर, किसी वैन में लड़की को ले जाया गया है। वैन नंबर छानो, कहाँ पहुंची है? इस लड़की को बहिफाजत वहां से निकवाओ और सियाह इमारत पहुंचाओ। ओके सर, रोमान ने कहा और उसे सियाह इमारत उतारते सब अपने काम पर लग गए। उसे दादी की ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी, जिसे सुनते वो हक्के बक्के रह गया था। ये मुमकिन नहीं है दादी। 8 माह क्या, 8 सालों बाद भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें नहीं कहा मैंने छोड़ने को। मैं जानती हूँ हमारा खून है वो। तुम बदल सकते हो उसे। वो बागी हो गई है। उसे अपनी मोहब्बत पर भरोसा करवाओ अगर साथ चाहते हो उसका तो। नहीं तो 8 माह बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो वही बैठा सोचता रहा। अब अपनी शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर निभाएगा वो। आह, किस मोड़ पर ले आए हो तुम मुझे माँ। इन सब का बदला एक दिन सूद समेत लूंगा। आवी कहाँ है दादी? घूमने गई है बाहर। दादी, ध्यान रखा करे उसका। उसके लहजे में मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। लेकिन तुम्हें खुद से मोहब्बत न करवा दी तो जुरेज दौरावर अपना पैशन, अपनी लगन वकालत को खैरबाद कह देगा। वो कहता उठा और उसकी दोस्त के फ्लैट के लिए निकला जहां से उसे अपने फ्लैट ले जाना था। वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। खामोशी थी। महरम रिश्ता लेकिन खून को जमा देने वाली खामोशी। और फिर इस खामोशी को माँ ने तोड़ा था। तुम्हें दादी ने शर्त तो बता दी होगी। इस वक्त आवाज हलक से न ही निकालो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी इस वक्त, वो दुरुस्ती से बोला तो वो सहम गई। जुरेज दौरावर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बचपन की मोहब्बत जिसके लिए पागल था वो एक दिन जब उसे साथ लाएगा तो वो किसी और के लिए इजहार मोहब्बत करेगी। ये बात उसे तजियाने की तरह लगी थी। वो लड़की इस रिश्ते की भी लाज नहीं रख पाई थी। उससे बेवफाई की थी उसने। वो घर आ गए तो वो छोटे छोटे कदम फ्लैट में रखती उसके पीछे अंदर दाखिल हुई। फ्लैट ज्यादा बड़ा न था। 2 कमरे, टीवी, लाउंज, बालकोनी और ओपन किचन, लेकिन ज्यादा सजा न था, बस जरूरत का सामान था। वो उसे एक कमरे में दिखाते दूसरे में दाखिल होने लगी। लड़की, वो जो अंदर दाखिल होने लगी थी थम गई। वो कमरा मेहमानों के लिए है।
और खुद को मेहमान तो बिल्कुल मत समझना। और अगर तुम्हें लगता है कि सब इख्तियारात रखते हुए भी फिल्मों ड्रामों की तरह तुम्हें अलग रहने दूंगा या तुम सोफे पर सोओगी, तो जितनी जल्दी हो सके ये सोचे दिमाग से निकाल दो। और हाँ, फ्रेश होकर आता हूँ। वो सामने किचन है, चाय तैयार करो, वो कहता अंदर दाखिल हो गया। वो कई लम्हे वहीं खड़ी रही और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। आंखों में नमी थी, वो सहम गई थी उसके इस अंदाज से। उससे तो किसी ने कभी ऐसे बात न की थी। खैर 8 महीने अगर उसे ये बर्दाश्त करके आज़ादी मिल जाती तो वो ये सब करने को तैयार थी। उसने सामान ढूंढा और चाय रखी। कुकिंग उसे ज्यादा आती न थी, लेकिन उसका क्या किया जाता था। वो तो हमेशा से नाजुक दिल रही थी। आलियान ने उसकी बहुत मदद की थी डिप्रेशन से बाहर आने की। अपनी माँ अपना वाहिद सहारा छिन जाने के बाद आलियान ने उससे दोस्ती की थी और फिर हर रोज वो सब वो आलियान को बताने लगी जो वो जुरेज को कभी बताया करती थी। मुख्तसरन ये कि उसने जुरेज दौरावर को आलियान चौधरी से रिप्लेस कर दिया था। ये जाने बिना कि लोग आते हैं चले जाते हैं, हाल माजी बन जाता है और फिर मुस्तकबिल हाल। नई चीजें पसंद आती हैं और पुरानी चीजों पर गिलबा पा लेती हैं। नीज दुनिया में हर तरह की चीजों में रिप्लेसमेंट हो सकती है। सब खरीद कर दिल को समझाया जा सकता है। ये सस्ती चीजें खरीद कर खुद को तसल्ली दी जा सकती है। दिल जुड़ता है फिर टूट जाता है। लोग चले जाते हैं या उन्हें आने वाले नए लोग रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन कुछ अगर इस दुनिया में रिप्लेस नहीं होता तो वो है जज्बात। और जुरेज ने उसे इन 25-26 सालों में कभी भी रिप्लेस तो क्या सोचा भी नहीं था ऐसा। जज्बात जो उस पहले शख्स के लिए हैं जो दिल के ऊंचे मुकाम पर खामोशी से फायज हुआ। फिर दुनिया उसे लाख बड़ा समझे क्या फर्क पड़ता है। उसकी जगह 10 नए लोग आ जाएं ना, तो मैं शर्त लगा सकती हूँ वो 10 लोग मिलकर उस एक शख्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। माँ की हर गलती के बावजूद भी आज वो उसके आगे खड़ा था, उसे साथ लाया था। शायद सब मर्दों में इतना ज़र्फ नहीं होता कि अपनी मनकूहा की मुंह से किसी और का नाम सुनते, नाम क्या इजहार मोहब्बत सुनते उसे अपनाएं। वो शख्स फिर मौजूद हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बेशक कुछ भी समझे, लेकिन हम दिल में मौजूद उस शख्स को दिल के एक कोने में कैद करके उस दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। उस एक जगह पर फिर किसी की रसाई उम्र भर नहीं हो पाती। कोई शख्स, कोई चीज, कोई दौलत उस एक शख्स के लिए जज्बात को रिप्लेस नहीं कर सकती। दिल का वो मुकाम कोई नहीं पा सकता। कोई दिल के इस मुकाम पर फाइज न हो सकता था जिस पर उस बचपन से लेकर अब तक माहे कामिल थी। उसे हैरत होती है उन लोगों पर जो दूसरों को तसल्ली देते हैं कि तुम्हें उससे बेहतर मिल जाएगा। क्या हमने उससे बेहतर की तलब की है? नहीं, मरकर भी नहीं। जो दिल में बस गया है ना, फिर वो बेहतरीन क्या, बेहतर भी ना हो ना, तब भी दिल को वही चाहिए। वही एक मखसूस शख्स, कोई उसके बराबर का हो ही नहीं सकता। ये दुनिया की दी फकत चंद लफ्ज की तसल्लियां कम अज कम उसे तो नहीं चाहिए। शाम हो गई थी, लेकिन वो घर न पहुंची थी। दादी का बीपी लो होता जा रहा था। माँ भी आ गई थी उसकी गैर मौजूदगी का सुनते। मैं देखती हूँ, खुद जाकर। माँ जो कब से चक्कर काट रही थी बाहर निकल गई कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो अपने काम में मसरूफ भूल गया था कि उसने क्या काम अपने बंदों को दिया था। रात के खाने पर उसके मुलाजिम ने उसे उस कमरे में मौजूद वजूद के लिए खाना ले जाने का पूछा था। कौन? सर, रोमान किसी लड़की को शाम में लाया था। आपके साथ वाले कमरे में मौजूद है वो। ओह, उसने हाथ साफ किए और अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ जहां वो सामने बिस्तर में दब गई थी। उसके करीब गया तो वो छुई मुई सी लड़की बिस्तर में दब गई थी। सफेद मलाई जैसे गालों पर हाथ की उंगलियों के निशान थे और होंठ का किनारा फटा था। वॉलेट अपनी निगाहें उस हुस्न से हटा ना पाया। इतना शफाफ और पाकीज़ा हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। 1000 लड़कियां उसके नजदीक जरूर आए होंगी, लेकिन किसी के चेहरे पर ये मासूमियत न थी। वो जहां था वहीं खड़ा रहा। सर, ये मिल गई थी। मैं शाम को इसको लाया था। इस बेकरी वाले के बेटे ने इसे उठवाया था और इसे मारा भी गया है क्योंकि ये काफी रोई थी कि इसे छोड़ दिया जाए। इसे उठाकर लाए हो? संजीदा सी आवाज उभरी। जी और सर,
कोलोरिंडा टसिंडी बाहों में उठाया था। एक और सवाल। जी सर, ये बेहोश थी। मैं। चटाक। और फिर सख्ता छा गया। आउट। वॉलेट की वहशत ज़दा आवाज पूरी सियाह इमारत में गूंजी। रोमान हैरान होता बाहर निकल गया तो वो दरवाजा बंद करता उसके पास वापस आया और स्टूल उसके नजदीक रखता वापस बैठ गया। ये उसकी जिंदगी में पहला वजूद था जिसने वॉलेट की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई थी। सफेद फ्रॉक में वो उस वक्त कोई आसमान से उतरी परी ही मालूम होती थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके गाल पर रखा। उसके वजूद में दूर कहीं हल्की सी दरार पड़ी थी शायद। उसने फौरन अपना हाथ हटाया। ऐसा न करता तो शायद उस वजूद को वो मैला कर देता। वो उसकी निगाहों के इर्तिकाज पर कसमसाई थी और फिर मंदी मंदी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मुझे घर जाना है। दाए आपा जान शशिश। वो उसके ऊपर झुका था हल्का सा, तो वो सांस रोक गई। वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसी दिन निकलवा चुका था जब उसकी बद्दुआ रंग ले आई थी और उसे जानकर झटका लगा था कि वो जुरेज की बहन है। तुम बच गई हो, तुम्हें वहां से निकाल लाया हूं मैं। वो खफिया अंदाज में बोला। क्या अब वो मुझे नहीं मारेंगे? वो यहाँ वहां देखने लगी। वो सच कह रहा था। वो जगह तो डिब्बों से भरा कोई पुराना तहखाना था और ये किसी होटल की तरह का लग्जरी कमरा नहीं। अब तुम वॉलेट के पास हो। वो मुस्कुराया, पुरस्कार मुस्कुराहट। एंजल। वो झटके से खड़ी होती अपने ऊपर झुके शख्स के गले लगी तो वो थम गया। वॉलेट द ग्रेट बीस्ट का दिल पहली बार धड़कना भूला था। दिल की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। आज तक किसी की हिम्मत न हुई थी कि कोई उससे करीब होकर बात भी करता और सामने मौजूद वजूद उसकी गर्दन में बाजू बांधे हुए था। तुम तो एंजल हो मेरे। तुमने मुझे बचाया है। पता है उसने मुझे मारा था। मेरे कितने बाल भी टूटे थे और उस शख्स ने मुझे यहाँ काटा था। वो पीछे होती अपनी गर्दन उसे दिखाने लगी। वॉलेट वापस अपनी जू में लौटा था। उसकी गर्दन पर पड़े निशान को देखने उसने खुद में लावा उबलता महसूस किया था। इन सबको सजा मिलेगी, वो बोला। अब उसकी निगाहें सामने दीवार पर थीं। क्या सच में तुम उन्हें मारोगे? मुझे पहले ही पता था तुम कोई हीरो हो, लेकिन उस दिन तुमने मुझे रुलाया था। वो उसे पहचान गई थी। अब क्या चाहती हो? वो फिर से उसे देखता बोला। मुझे घर जाना है। वो निगाहें झुकाती बोली। ड्राइव छोड़ आएगा, जाओ। वॉलेट ने कहते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए और फिर गुम हो गया। वो भी उसके पीछे बाहर निकली लेकिन वो तो गायब ही हो गया था। वो रोशनी की सिमत जाती मेन दरवाजे पर पहुंची जहां ड्राइवर पहले ही खड़ा था शायद। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे? उसने पूछा। जी मैम, आ जाए, ड्राइवर ने तब्बुदारी से कहा तो वो उसके पीछे चलती गाड़ी तक आई। गाड़ी में बैठने से पहले उसने किसी एहसास के तहत पलटकर पीछे देखा और नजर ऊपर टेरेस पर गई जहां वो खड़ा था लेकिन निगाहें आसमान पर थी। एंजल, वो नीचे से चिल्लाई तो वो मुतवज्जे हुआ। शुक्रिया, अब तुम आवी के खास दोस्त हो। अगली बार तुम्हारे लिए भी कपकेक लाऊंगी। बाय। वो वहीं से चिल्ला रही थी। वो क्या सियाह इमारत का हर फर्द साकिन था। इस इमारत में सन्नाटा होता था, खौफजदा करने वाली खामोशी, और आज पहली बार किसी की आवाज गूंजी थी। और वो भी फिर वॉलेट को मुखातब किया गया था ऐसे। वॉलेट ने दूर तक जाते उस गाड़ी को देखा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके अनाबी लबों पर छाई जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं हुआ था। क्या वो इन 8 माह में उससे छुटकारा पा पाएगी? और उसे तो लगता कि जुरेज को उससे मोहब्बत है लेकिन उसका लहजा इन सब के बरक्स था। वो वापस आया तो वो वहीं खड़ी थी। चाय सूख गई थी। उसने आगे होते चूल्हा बंद किया तो वो होश में आई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं मुलाजिमा तो नहीं हूँ आपकी। वो धीमे से बोली। क्या मैंने ऐसा कहा कि तुम मेरी मुलाजिमा हो? या आते ही घर का तुमसे कौन सा ऐसा काम कराया है? या अपने जूते साफ करवाए हैं जो तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें मुलाजिमा बनाया है? हमारे दीन में ना उन्हें हुकूक व फराइज कहते हैं माहे कामिल मैडम। जल्दी सिखाऊंगा तुम्हें। फिर तो आप पर भी बहुत से फराइज हैं मेरे। वो ना जाने क्यों लेकिन बोल गई थी। बिल्कुल, हजारों हैं।
सब पूरे करूंगा, लेकिन तब जब मुझे लगा कि तुम मेरी बीवी बनने के काबिल हो। वो उसे लाजवाब करता वापस दूध पतीली में डालने लगा। क्या मैं जाऊं? वो मुस्कुराया। उसे ज़ेर करना इतना भी मुश्किल नहीं था जो आज पहले ही दिन उससे इजाज़त तलब कर रही थी। चाय पियोगी? नहीं। नहीं तो बनाना सीखो यहाँ खड़ी होकर। वो संजीदा सा बोला तो माँ को गुस्सा आया, लेकिन फिर ध्यान से उसे देखने लगी जो तेजी से हाथ चला रहा था। उसे लगा नहीं था कि इतना नाम कमाने के बाद वो इस छोटे से फ्लैट में बिना किसी सहूलियत के रह रहा होगा। बैठो अब, मैं क्या करूंगी? यहाँ, मेरा मुंह देखना, और बहुत सी बातें तुम्हें क्लियर करनी है आज मुझे। तो आफ्टर ऑल निकाह के इतने साल बाद रुखसती मेरी झोली में डाल ही दी। उसके चेहरे पर तमसखुर फैला। तुम अपनी वकालत जारी रखो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हर केस को तुम मुझसे पूछकर हाँ करोगी। दूसरा काम बांट लेते हैं। अब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारा हक भी बनता है इस घर पर। तीसरा, दादी से मैं तुम्हें ऊंची आवाज में बात करता न सुनूं। और आखिरी बात, अपने गैर रिश्तों को मेरे इस रिश्ते से दूर रखना माहे कामिल, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि बचपन की मेरी मोहब्बत हुआ करती थी तुम। वो कहता चाय का आखिरी घूंट पीता उठकर अंदर चला गया और वो वहीं बैठी रह गई। कितना मुश्किल था सब। वो बचपन की मोहब्बत थी तो क्या अब उसे मुझसे मोहब्बत नहीं? ये सवाल उसके दिल में उठा था, लेकिन फिर दब गई। क्या ही फर्क पड़ता था? वो उठकर अंदर गई तो वो लेट चुका था। उसने बत्ती जलाए और यहाँ वहाँ देखने लगी। कोई सोफा नहीं है यहाँ। लेटो आकर। थोड़ा छोटा है बेड, लेकिन इतना भी नहीं। बेड वाकई बड़ा न था, लेकिन बहुत छोटा भी ना था। वो बिना चेंज किए आकर दूसरी तरफ सिमट कर लेट गई कि उस वक्त वो दिमागी तौर पर बहुत थक गई थी। उसके सोने का इंतजार वो कर रहा था। उसकी गहरी सांसों की आवाज कमरे में बिखरी तो वो मुस्कुराया और फिर खींचकर उसे करीब किया। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा कि तूने मुझे वो दिया जिसकी चाहत मैंने बरसों से की है। माहे कामिल, तुम मेरी मोहब्बत हो। ये मोहब्बत अब हर दिन के साथ बढ़ेगी ही। तुम्हें देखते, तुम्हें पास महसूस करते मेरी दिल की धड़कनों में इंतशार बरपा है। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल व दिमाग पर मैं रहूं, सिर्फ मैं। वो शिद्दत पसंदी से बोलता उसे हिसार में ले गया। ये एहसास ही दिल को मोह लेने वाला था कि आज उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत उसके पास, उसके हिसार में थी। उसकी तरफ झुकते उसने गहरा सांस भरते उसकी खुशबू को खुद में उतारा। वो गहरी नींद सोती थी या आज थकावट की वजह से ऐसा था, वो अंदाजा न लगा पाया और फिर खुद भी आंखें मूंद गया। सुबह उसके उठने से पहले वो उठ गया था, लेकिन बाहर वॉक के लिए चला गया और पास आया तो वो अब तक सो रही थी। उसके करीब आते बैठा और उसके चेहरे से बाल हटाए। माह, माहे कामिल, वो नींद में थी। उठो, अभी नहीं, मुझे और सोना है। वो नींद में बड़बड़ाई तो जुरेज दौरावर ने उसकी गले से शर्ट में उंगली रखते उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से लगी तो 14 तबक रोशन हुए। आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। क्या हुआ? उठो, कपड़े निकालो मेरे और नाश्ता बनाओ, उसने कहा तो वो संजीदगी से उसे देखने लगी। मुझे सोना है। मेरे जाने के बाद सो जाना। अभी उठो, रूटीन बनाओ, जब मैं घर हूँ तब तुम सो नहीं सकती। मेरे जाने के बाद बेशक जितना मर्जी सोना, वो उसे लम्हे बह लम्हे नए रूज बता रहा था। वो उठने लगा और फिर वापस झुकते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो बक रफ्तारी से पीछे हुई। दोबारा ये हरकत न हो। उसने हाथ बढ़ाया और उसके माथे को हल्का सा मसला जो उसके सीने से जोर से टकराया था। उठो, शाबाश। उसका गाल थपथपाता वो चला गया तो उसे भी उठना पड़ा। जुरेज ने सारी रात सोचा था उसके बारे में। वो सख्ती करता तो वो मजीद बदजन हो जाती उससे। उसे नरमी से अपनी चाहत और तवज्जो से ज़ेर करना था। उसकी अलमारी खोली और फिर जो समझ आया वो निकाल दिया और ड्रेसिंग रूम में लटकाते खुद फ्रेश होते बाहर गई जहां वो किचन में था। वो नाश्ता तैयार कर चुका था। वही पड़ी छोटी सी मेज पर रखते उसने अपनी ही प्लेट में बस डाला तो वो उसे हैरानगी से देखने लगी। मुझे तो भूख लगी है बहुत। क्या उसने मेरे लिए नहीं बनाया? वो सोचने लगी।
जुरेज ने अपने हाथ का बना लुकमा उसके आगे किया तो वो फिर से पीछे हुई, लेकिन उसकी घूरती निगाहों में देखा जिनसे उसे खौफ आता था, और फिर हल्का सा मुंह खोल लिया। मैं अपना बना लूंगी, दूसरे निवाले पर उसने कहा। ये तुम्हारा भी है, उसने कहते उसके मुंह में दूसरा निवाला भी डाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने साथ नाश्ता करवाने लगा। माँ के लिए ये सब नया था बिल्कुल। वो सख्ती में भी उसकी केयर कर रहा था। अगर उसे ये अच्छा नहीं लगा था तो बुरा भी हरगिज नहीं लगा था। वो रात को उसका बेगाना अंदाज देखती, अब ये केयरिंग अंदाज देखती हैरान थी। वो इंसान हर पल बदला हुआ था। जाना है आज तुमने? नहीं, अभी कोई नया केस नहीं है, उसने धीरे से कहा तो वो चेंज करने चला गया और चीजें लेता वापस आया। कोई भी आए तो कैमरे में देखना, दरवाजा नहीं खोलना, ओके? हम, खुदा हाफिज, वो कहता बाहर निकलने लगा, और फिर बाहर निकलते उसने वहीं से उसे आवाज दी तो वो बेजारी से उठी बाहर आई। कल से हर रोज मुझे बाहर छोड़ने आ जाना, वो कहता वापस आया और उसके माथे पर बोसा देने लगा, लेकिन वो फिर डरकर एक कदम दूर हुई थी। जुरेज ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ लगाया तो उसकी चीख निकली। माँ, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो, क्योंकि इस सुरेश दौरावर को समझना तुम्हारे बस में नहीं होगा। उसकी गर्दन पर झुकने लगा था वो जब वो उसे धक्का देती हट गई। मैं आपकी खरीदी गुलाम नहीं हूँ। मैं कल से सब बर्दाश्त कर रही हूँ कि शायद आप संभल जाएं, लेकिन नहीं है तो मर्द ना आना आ रही है बीच में। मुझे आपका नजदीक होना बेआराम करता है, लिहाजा फासला रखें। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। और जुरेज ने उसके बाल पीछे से मुट्ठी में दबोचे और उसका सर ऊंचा किया। मेरे सामने आज तो ये बकवास कर ली है, दोबारा मत करना। ढील दे रहा तो हद में रहो, और करीब आने की बातें मुझे मत सिखाओ। मेरी बीवी हो तुम, मेरी मिल्कियत। मैं जब चाहूँ करीब आऊंगा, रोक सकती हो तो रोक लेना। वो झटके से उसकी गर्दन पर झुका था। माह ने अपने जिस्म पर पहली बार किसी मर्द का लमस महसूस किया था। वो तड़प गई। जुरेज ने उसकी गर्दन पर दांत रखे तो उसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। फिर वही अपने लब रखता वो पीछे हुआ। अगर वो जख्म देना जानता था तो मरहम भी रखना बखूबी जानता था। काश ये बात माह कामिल को जल्द समझ आ जाती। लो हो गया करीब। तुम्हारे जिस्म, तुम्हारी रूह पर पहला लम्स सुरेश दौरावर का मुबारक हो। आई हेट यू। वो आंखों में आंसू लिए चिल्लाई। आंसू साफ करो, और आवाज आहिस्ता। मुझ पर चिल्लाओ, पूरी कॉलोनी को मत सुनाओ। वो कहता उसे झटके से दरवाजे से पीछे करता बाहर निकल गया। तो वो दरवाजे के साथ बैठती रो गई। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी तुम्हारे सामने मिस्टर जुरेज दौरावर। वो चिल्लाए और अपनी गर्दन को हाथ से रगड़ने लगी। उस दिन के बाद वो उसे मिली नहीं थी, क्योंकि अवाइजा की बड़ी बहन ने उस वाकये के बाद उसका बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। अब भी वो उसी बेकरी में बैठा था। इस लड़के को उसके लोग भी सजा दे सकते थे, लेकिन वो आज खुद वहां के मालिक से मिलने आया था। उसके दाखिल होते ही पूरी बेकरी के अलार्म्स बजाकर खाली करवा दिया गया था, क्योंकि आज बेकरी का मालिक खुद मौजूद था। वो उसी की आमद का सुनते आए थे। अब पूरी बेकरी में उनका राज था। वॉलेट अपने आदमियों के घेरे में बैठा था। तुम्हें अंदाजा है मैं कौन हूँ? उसने टांग पर टांग चढ़ाते कहा। इतने लोगों की फौज देखकर कोई बड़े इंसान ही मालूम होते हो, बेकरी वाले ने आम से अंदाज में कहा। और अगर मैं कहूँ कि ये इलाका मेरा है, तो इसमें भी हैरत की बात नहीं, क्योंकि इससे अगला इलाका मेरे भाई का है। उसने करोफा से कहा। जबान को अभी से लगाम लगाओ। ये नसीहत नहीं, सिर्फ टिप है। मैं मुफ्त में पहली बार दिया करता हूँ। वॉलेट सीधा होकर बैठा। देखो तुम जो कोई भी हो, क्या चाहते हो बताओ, नहीं तो अपने भाई को बुलवाऊंगा मैं। नाम बताओ अपने भाई का। वॉलेट ने अपने आदमियों को गन नीचे करने का इशारा किया, जो सबने उस आदमी के गुस्ताख लहजे पर उठा ली थी। फेरोज भाई, हा हा हा, मेरा पालतू कुत्ता है वो। इजमीर मेरा शहर है, और ना जाने तुर्की के कितने छोटे शहर मेरे पैसे पर चल रहे हैं। और बता क्या सुनना चाहता है? वो अब खड़ा हो गया तो सब अलर्ट हुए। वॉलेट, उस शख्स ने हकलाते कहा।
उसे अंदाजा हुआ था कि वो कोई बड़ा आदमी है, लेकिन जिस शख्स का नाम वो रोज हर गली और सड़क पर सुनता था, वो उसके सामने मौजूद होगा, उसे अंदाजा न था। अच्छा लगा सुनकर कि तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों को मेरा नाम याद है। तो चल मुद्दे पर आते हैं। ये बेकरी चाहिए मुझे। ये मेरे वालिद की थी। मैं कैसे? पहले लीगली मैंने ये लेना चाहा था, कीमत अदा करके। और बाप की नहीं है ये तेरी। ये तो तूने जिस इंसान की जगह मारी है, मेरे बंदे उन्हें इस जगह की कीमत अदा कर चुके हैं। चल शाबाश, आज रात सुबह का उजाला ए ज़मीर पर फैलने से पहले ये जगह खाली हो जानी चाहिए। सर, मुझे वक्त बकवास नहीं। और हाँ, अपने बेटे को बोल, वॉलेट की बेसमेंट में स्मगल हुई तमाम नई बंदूकों को वो उस पर टेस्ट करेगा अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया। वो बाहर निकलने लगा था, लेकिन सामने उसकी स्कूटी को देखते ही वो पहचान गया था। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई तो देखा वो दरवाजे पर ही खड़ा था। एंजल, तुम यहाँ कैसे? वॉलेट को देखते वो भागती उस तक आई थी। अंदर मौजूद तमाम लोगों को इस लड़की पर तरस आया था, क्योंकि वॉलेट गुस्से में खुद का भी नहीं रहता था। आओ, आज हम मिलकर कपकेक्स खाएंगे और तुम्हें तो मैंने अपनी मदद करने का शुक्रिया भी बोलना था, वो उसकी तरफ चमकती आंखों से देखती बोली। अभी नहीं, वो संजीदगी से बोला और चश्मा आंखों पर लगाता बाहर निकलने लगा। थमा वो तब जब अपने फौलादी हाथ पर उसकी मखमली उंगलियों की पकड़ महसूस की। प्लीज ना, और मैं खिलाऊंगी, मेरे पास पैसे हैं। वैसे तुम भी कम अमीर नहीं हो, उसने आंखें छोटी करते कहा। वॉलेट इन हाथों की गिरफ्त से खुद को आजाद न करवा पाया, लेकिन दिल इस लड़की के आगे झुकने पर हामी नहीं भर रहा था। उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। लड़की, हद में रहो अपनी। वो खुद को बमुश्किल कुछ सख्त कहने से रोक गया था, नहीं तो गुस्से में तो वो अक्सर खुद को ऐसी चोट लगा जाता था जिसका जख्म भरते महीनों लग जाते थे। तुम तो मेरे एंजल नहीं हो, वो बोलती उससे एक कदम दूर हुई। आंखों की चमक पल में मांद पड़ी थी। डिनर किस? सुनो, लड़की, वॉलेट ने उसे बुलाया, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती अंदर दाखिल हो गई तो वो भी अपने बंदों को इशारा करता गाड़ी की तरफ चल पड़ा। वो अंदर जाकर बैठ गई। बेकरी का काम फिर से शुरू हो गया था, लेकिन मालिक वहां का जा चुका था। आज रात उसे ये जगह खाली करनी थी। उसने कपकेक्स ऑर्डर किए और वहीं बैठ गई। उसे दो के साथ एक फ्री मिला था। आज फ्री क्यों? वो हैरान थी। आज इस बेकरी का यहाँ आखिरी दिन है, इसीलिए वेटर उसे अपनी जबान में कहता चला गया तो वो उदास हो गई। अपने कपकेक्स पैक करवाती वो उठी और स्कूटी चलाती निकल पड़ी। वो ऐसी ही थी, छोटी बातों पर खुश होने वाली और छोटी सी बात को दिल से लगाकर पहरों खामोश रहने वाली या रोने वाली लड़की। वो रास्ते में थी जब उसने गाड़ी का हॉर्न सुना तो वो सड़क से साइड पर हो गई और पीछे वाली गाड़ी को रास्ता दिया। लेकिन मुसलसल हॉर्न पर उसने मुड़कर देखा, वो इन गाड़ियों को पहचान गई थी। रुकना नहीं चाहती थी लेकिन रुक गई। वॉलेट ने उसे देखते गाड़ी को रुकवाया था। ये तब्दील या खुशाइंद नहीं थी इस मासूम लड़की के लिए उसके गार्ड्स के मुताबिक। सुनो आवी, वो उसके नाम से बुलाता सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ने लगा। अंदर आओ, उसने हुक्म दिया था। मैं क्यों अंदर आऊं? तुम बाहर आओ, अवाइजा ने नखरे से कहा तो वॉलेट की गाड़ियों में मौजूद तमाम बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को सदमे से कंग देखा। चूंकि गाड़ियों के माइक्रोफोन सारे वॉलेट की गाड़ी के साथ कनेक्ट थे, इसलिए सब सुन सकते थे। जल्दी अंदर आओ, वो कहता अब खिड़की से दूर होता सीधा होकर बैठा। अवाइजा अंदर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एंजल था उसका, इसीलिए मुंह बेसुरती अंदर बैठी। उठो निकलो बाहर, उसने ड्राइवर को कहा तो वो बाहर निकल गया। अवाइजा ने हैरत से उसका लब्व लहजा सुना। एंजल, कैसे बदतमीजी से बात करते हो तुम, जैसे कहीं के महाराजा हो या किसी सल्तनत के बादशाह। उसने आंखें बड़ी करते कहा। वो केक निकालो मेरा। वो उसकी बात को नजरअंदाज करता बोला, निगाहें अब भी उस पर नहीं थी। तुम्हारे लिए नहीं लिया बच्चों, तब तो तुमने बड़े नखरे दिखाए थे, और आवी नखरे दिखाती है देखती नहीं। वो बाल अदा से झटकती बोली तो उसने पहली बार उसे देखा, जो आज आसमानी रंग के आधे बाजुओं वाले टॉप के साथ जीन्स पहने हुए थी। बाल मेसी जूड़े में बंधे थे।
तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुले कपड़े पहनने चाहिए, ना कि ये चुस्त लिबास जिससे तुम्हारी रंगनाइयां वाज़ेह हों? वो सिगार सुलगाता सख्त लहजे में बोला। अवाइजा तो शर्मिंदा हो गई कि कुछ बोल न पाई। अपने बैग से स्कार्फ निकाला और अपने ऊपर फैलाया। वो किस हद तक बेबाक था। चलो दो अब। उसने उसके हाथ से डिब्बा लेना चाहा तो वो होश में आई। खामोशी से उसे डिब्बा दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी जहां सामने ही समुंदर नजर आ रहा था। वॉलेट ने डिब्बे में कपकेक्स देखे जो हल्के से पिघल गए थे, शायद गर्मी की वजह से। उसने अंदर प्लास्टिक का चम्मच देखा जिस पर चॉकलेट लगी थी, यानी वो उसका जूठा था। उसने वो चम्मच उठाया और वहां लगी चॉकलेट को देखा, फिर उसी चम्मच में केक भरा, होठों के पास लाया और फिर पुरस्कार सा मुस्कुराया और चम्मच मुंह में डाल लिया। ये वॉलेट द ग्रेट की जिंदगी से मुंसलिक उसे जानने वाला कोई देखता तो हैरत से 10 बार मर चुका होता। एंजल, तुमने मेरा जूठा ही खा लिया। अच्छा एक ले लो अब अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो। वॉलेट खामोशी से खाने लगा और फिर वो एक की बजाय दूसरा और फिर तीसरा भी खाना शुरू कर गया था। एंजल, वो चीखी। वॉलेट ने एक नागवार नजर उस पर डाली तो वो झचकी। ये मैंने अपने लिए लिए थे। आज आप ही जान ने इतनी मुश्किल से पैसे दिए थे और तुम सब खा गए। और अब वो दुकान भी नहीं खुलेगी। उसकी आंखें पल में नम हुई। पागल है ये लड़की। स्पीकर पर आवाज गूंजी, शायद किसी गार्ड के मुंह से निकला था जो उनको सुन सकते थे। वॉलेट के माथे पर सल्टे बिखरी। उसने माइक्रोफोन बंद किया और उसको देखा जो सर झुकाए हुए थी। पैसे ले लो मुझसे, वॉलेट ने कहा। हम कोई बात नहीं, उसने सर झुकाए ही कहा। सर ऊंचा करो, वो संजीदगी से बोला तो अवाइजा ने झटके से सर उठाया। तुम्हारा सर मुझे कभी झुका न मिले। मुझे देखकर बात किया करो, वो कह गया था न चाहते हुए भी। एंजल, तुम तो इतने अमीर हो, क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं? उसने आंखें पटपटाते उम्मीद से कहा। वॉलेट के दिल में दूर कहीं हलचल हुई थी। बोलो, लेकिन 2 सेकंड में, वक्त नहीं है ज्यादा मेरे पास। सारा दिन वो वहां बोर हुई थी, न कहीं गई थी और न कोई आया था। उसने आलियान को फोन किया था लेकिन उसने नहीं उठाया था। अब वो वहां बैठी किसी नए केस पर काम कर रही थी। उसको बहुत से केस की डिमांड आई थी कि वो लड़े। अभी वो इन सबको देख रही थी जिस पर सारा दिन लग गया था। अपने फोन पर बेल आते देख उसने झटके से उठाया, आलियान की कॉल के गुमान पर, लेकिन फोन जुरेज का था। जी, सामान भेजा है, दरवाजा खोल देना, गार्ड आ रहा है, आधा मेरे पास है। ओके। और फिर वो गेट खोलने गई। गार्ड ने कई शॉपर लाकर रखे थे जिसे वो बारी बारी उठाती अंदर चली गई। आखिरी शॉपर उठा रही थी जब वो सामने से आया। उसे झुके देख उसने गार्ड को देखा जो वापस आ रहा था। उसकी माथे की रगी उभरी। वो अंदर जा चुकी थी। उसने सामान अंदर रखा। माँ, माँ, तेज आवाज में आवाजें देने लगा। वो जो किचन में सामान निकाल रही थी फौरन बाहर आई। जुरेज ने उसे 16 बार निगाहों से देखा जो अभी भी स्लीपिंग ड्रेस में थी। बेबी पिंक कलर की खुली सी शर्ट जिसका गला हल्का सा गहरा जो झुकने पर बेशक ज्यादा गहरा लगता था। वो तनफन करता उसके करीब आया और उसकी शर्ट को पकड़कर खींचा। क्या बदतमीजी है, वो चीखी। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ। तुम्हें ख्याल है कुछ? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। तुम घर में जो चाहे पहनो लेकिन बाहर निकलते वक्त थोड़ा ध्यान रखो। बाहर कहाँ निकली हूँ मैं? वो हैरान थी, उसे गुस्सा क्यों आ रहा था। रुको, उसने अपनी पॉकेट से पेन निकाला और जमीन पर फेंका। पकड़ो। माँ ने उसे हैरानी से देखा और नीचे झुककर पेन उठाने लगी। जुरेज नीचे बैठा। हुलिया दुरुस्त रखना आइंदा से, वो बोला तो वो ठिठक गई और फिर शर्मिंदा होती खड़ी हुई। आप टिपिकल मर्द हैं। ये पाकिस्तान नहीं तुर्की है, यहाँ ये सब आम है, उसने एहतजाज किया। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं टिपिकल मर्द होने में। और पाकिस्तान हो, तुर्की हो या लंदन, हमें अपने दायरे पता होने चाहिए। मैं एक ही बात दोबारा दोहराने का आदी नहीं हूँ, ख्याल रखना। उफ, आलियान ने उसे कभी नहीं रोका था कुछ भी करने से, कुछ भी पहनने से। लेकिन यहाँ एक ही दिन में वो उस पर 1000 पाबंदियां लगा गया था। आ जाओ, खाना बनाएं। वो चिढ़कर आया था, थका था।
उसे भी कह सकता था, लेकिन रिश्ते में बराबरी का कायल था वो देख चुका था अंदर उसकी फाइलें बिखरी, यानी वो भी काम कर रही थी। मुझे नहीं बनाना, बाहर से ले आए, वो कहती अंदर जाने लगी। वापस आओ, फौरन बाहर का खाना बहुत खा लिया है मैंने, अब घर का ही खाना है और मदद कर रहा हूँ तुम्हारी, जल्दी आओ, उसने कहा तो वो पैर पटकती अंदर दाखिल हुई। चिकन पर मसाला उसने लगाए थे और फिर जुरेज को देखा जिसने कभी फ्राई नहीं किया था लेकिन अब करना था। उसने झटके से एक पीस अंदर रखा और घी उछल कर उसके हाथ की पुष्ट पर पड़ा था। वो जो उसे देख रहा था, उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया था। शायद उसे फर्क ही ना पड़ा था उसकी तकलीफ से। उसने भारी दिल से हाथ नल के नीचे रखा और बाकी को आराम से डालो। उसने आगे बढ़कर उससे नहीं थामे थे। शायद कोई और औरत उसकी जगह होती तो अपने शौहर के लिए आगे जरूर बढ़ती। वो खामोश हो गया था। वो इस रिश्ते को निभा पाएगा? पहली बार उसके जहन में ये सवाल उभरा था। वो जो धनिया काट रही थी, हल्का सा कट लगा तो मुंह से सिसकारी बरामद हुई। वो फौरन उसके पास गया और उसकी उंगली देखी। ये मैं कर लूंगा, तुम इस पर बैंडेज लगा कर आओ, उसने मसरूफ से अंदाज में कहा तो वो शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई। वो उसके हाथ जलने पर भी आगे नहीं बढ़ी थी और वो उसके हल्के से कट पर दौड़ा था उसकी तरफ। वो नादिम सी चली गई और फिर बाहर ना आई। अजीब से एहसासात हो रहे थे उसके। आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने, मुझे भूख नहीं है, आप खा ले, उसने फाइलों से सर उठाए बिना कहा। तो वो खामोशी से चला गया और फिर 10 मिनट बाद वापस आया ट्रे लेकर। उसके सामने कुर्सी रखकर ट्रे गोद में रखी और पहला लुकमा बनाते उसके आगे किया। भूख नहीं, खाने को ना नहीं करते, उसने संजीदगी से कहा तो उसने मुंह खोल लिया। मैं खा लेती हूँ, हम तुम काम करो, मैं खिला तो रहा हूँ, और जल्दी करो, खत्म सब, मूवी देखेंगे आज, उसने कहा तो वो खामोशी से काम करती उसके हाथ से खाना खाने लगी। वो बर्तन रखकर आया और चेंज करके मूवी लगाने लगा। वो अब तक फाइलों में सर दिए बैठी थी। बंद करो इसे, बाकी कल कर लेना, अभी रह जाता है। जुरेज चला गया था और अब वो अंदर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था जब ये सब हुआ था। एंजल, मेरे पैसे गुम हो गए हैं, तुम बीच सड़क के इस बकवास सी वजह के रुकी हो, वो इतनी जोर से चीखा कि वो कानों पर हाथ रखती चीख मार गई। गाड़ी में बैठो, उसको डरते देख उसने गहरा सांस भरा और उसे देखा जो तेजी से सरनफी में हिला रही थी। अलीव, गाड़ी में बैठो, वो दूसरी बार उससे किसी नाम से मुखातब हुआ था और वो लकब था कशिश। वो कशिश थी बेनाम सी जो वॉलेट को अपनी तरफ खींचती थी। अवाइजा सहम गई थी, फिर फौरन उसने अपनी स्कूटी संभाली। इससे पहले कि वो चलाती, वॉलेट ने उसका हाथ थामा और गाड़ी की तरफ खींचकर ले गया। मुझे घर जाना है, छोड़ो, वो चिल्लाए लेकिन उस पर रत्ती बराबर फर्क न पड़ा। उसे गाड़ी में धक्का दिया। वो अपनी वहशत और अंदर के हैवान को कितनी मुश्किल से उसके सामने रोक पाया था वो और उसका दिल जानता था। गार्ड अब तमाम गाड़ियों से बाहर निकलकर गाड़ियों से बाहर फासले पर खड़े हो गए। क्योंकि उस दिन जिसके मुंह से अवाइजा के लिए पागल है का लकब निकला था, वो इस सड़क से 4 किलोमीटर तक दौड़ता पैदल गया था सियाह इमारत तक। अवाइजा अपने हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। वॉलेट ने सिगरेट सुलगाए और खामोशी से उस पर नजर टिकाए पीने लगा। 10 मिनट, 15 और फिर आधा घंटा और फिर उसकी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया था। उसने अवाइजा के हाथ थामे और उसके चेहरे से हटाए। उसकी दिल की दुनिया तहवाबाला हुई थी। उसे दूसरी बार हाथ लगाया था उसने। वो भी वो जो उसके सामने बच्ची लगती थी। क्या मसला है? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे घर जाना है, अवाइजा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अलीव, तुम्हें सिर्फ वॉलेट को ही पसंद करना है अब। ये बताओ यहाँ बैठी क्या कर रही थी? तुम सिगरेट फेंको, मेरे हलक में जा रहा है, अवाइजा ने नागवारी से उसके हाथ में सिगार को देखते कहा। ये मुमकिन नहीं, वॉलेट ने कहा और पीछे डिब्बी से कपकेक्स का एक थैला निकालते उसके सामने रखा। अवाइजा ने हाथ मारते उसे अगली सीट पर फेंका था। तुम इसे फेंको नहीं तो मैं यहाँ सब तबाह कर दूंगी, वो वॉलेट के मुकाबले में आती चीखी। हद में रहो लड़की, उसकी आंखें अब सुर्ख हो रही थी।
दिमाग की रगें भी उभरी थी। एंजल, वो धीमा सा बोली, इसे फेंक दो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। वो धीमे से बोली और ये उसके अंदाज का असर था कि वॉलेट ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को बुझाकर नीचे फेंक दिया। अवाइजा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुरा न सका। ये पहली हार थी उसकी। उसने अपनी पसंदीदा चीजों में से एक पर इस छोटी सी लड़की को फौकियत दी थी। रो क्यों रही थी? उसकी सुई वहीं अटकी थी। मेरे पैसे गुम हो गए थे। वो भी अपनी बात दोहराती उसकी आंखों से चश्मा हटाती बोली। तो इसके लिए रास्ते में बैठकर रोना बेवकूफी थी। तुम्हें नहीं लगता? वो उस पर तंज कर रहा था लेकिन वो उल्टा सीधा करके उसका चश्मा देख रही थी। ये मुझे पसंद आया है। क्या मैं रख सकूं? नहीं। क्यों? वो उदास हो जाती थी पल में। वॉलेट जान गया था। ये मेरी इस्तेमाल शुदा है, तुम्हें नहीं दिलवा दूंगा। क्या सच में? उसकी आंखें चमकी। लेकिन मुझे यही तुम्हारा चाहिए। हुआ तो, वो उसे आजमा रही थी। ये भी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं आएगा, छोटा दिलवाऊंगा। वो बिना उसे देखे सब कह रहा था। एंजल, तुमने मुझ पर चीखा था। तुम्हारी गलती थी। तुमने मुझे चोट भी पहुंचाई है। क्या इसमें भी मेरी गलती है? उसने अपनी कोहनी आगे की जिस पर खरोंचें आई थी जब उसने उसे गाड़ी में धक्का दिया था। वॉलेट की निगाहों ने सामने स्क्रीन से उसकी कोहनी तक का सफर पल से भी पहले किया था। फिर अपने भारी हाथों में उसकी कोहनी थामते अपना रुमाल वहां रखा था। हल्की खरोंच थी लेकिन आई तो उसकी वजह से थी। सॉरी बोलो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? वो माजरत कहाँ कर सकता था किसी से, इसीलिए टाल गया। वॉलेट ने पीछे से उठाते 3 बैग्स उसके आगे रखे और उसकी आंखें देखी जिनकी चमक पल में बड़ी थी। ये तो तय था कि वो अवाइजा की आंखों के तासुरात उससे ज्यादा जानने लगा था। क्या ये सब मेरे हैं? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उदासी, पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी खुशबू चाहिए। वो पुरस्कार सा बोला तो अवाइजा ने नासमझी से सर उठाया। वो कैसे लोगे? वो तुम्हारा मसला नहीं है, खाओ। और वो खाने लगी। उसने ये भी ध्यान न दिया कि वो उस पर कब से निगाहें रखे बैठा है। अपना दूसरा रुमाल निकाला और उसने गाल पर फेरा जहां चॉकलेट लगी थी। वो मुस्कुराए और फिर से खाने लगी। फिर उसने झटके से सर उठाया और अपने ही चम्मच में कप केक का टुकड़ा रखते उसके आगे किया। तुम खाओ, तुम मेरा जूठा नहीं खाना चाहते ना? वो मुंह बिसुरती बोली तो वॉलेट ने उसके हाथ से चम्मच लिया और खाकर उसे वापस पकड़ाया। वो जैसे उसके छोटे दिमाग पर अपना जरा सा भी तासुर बुरा नहीं पड़ने देना चाहता था। वो खाती गई और वो ना जाने कब तक उसे देखता रहा और उसके गाल और लब अपने रुमाल से साफ करता गया। शुक्रिया एंजल, वो खाकर मुस्कुराई। पानी चाहिए? उसने कहा तो वॉलेट ने जो बैग उसने फेंका था उसमें से पानी की बोतल उसे दी तो वो शर्मिंदा होते सर झुका गई। सर ऊंचा करो, वो बोला तो उसने सीधा उसे देखा। एंजल, तुमने आज मुझे डांटा था, बहुत ऊंची आवाज में। वो वापस अपनी बात पर आ गई थी। क्या चाहती हो अब? आप सॉरी बोलो, वो बोली तो वॉलेट ने निगाहें उस पर से हटाई और सामने खिड़की पर मरकूज की। हम एक दिन देखना मैं भी इतना ही एटीट्यूड दिखाऊंगी, वो कहती गाड़ी से उतरने लगी। मुझसे इजाजत ली है जाने की? वो चश्मा आंखों पर लगाता बोला। एंजल, बोलो, तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो। प्लीज मुझे भूखी मत समझना, ओके? मेरे पैसे गुम हो गए हैं और मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं, इसीलिए मुझे रोना आ गया था। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उंगली से गार्ड को करीब आने का कहा तो वो फौरन करीब आया। इसकी टंकी फुल करवा कर लाओ, 10 मिनट है तो तुम्हारे पास। वो फौरन चला गया तो उसने देखा वो बाकी के कपकेक्स को संभाल रही थी। क्या ये सब तुम ले जाओगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना मीठा नहीं खाते। वैसे खा भी सकते हो, तुम तो अब बड़े हो गए हो। लेकिन बांटनी चाहिए चीजें, अच्छी बात होती है। लेकिन तुम किससे बांटोगे? कोई भी तो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी इन पर नजर है। हम बिल्कुल नहीं। ये तुम ले जाओ, मैं भूखी थोड़ी हूँ। मैं तो वैसे भी खा चुकी हूँ, 3-4 ही खाए हैं बस, और भी खा सकती हूँ लेकिन नहीं, मैं कौन सी भूखी लड़की हूँ जो तुमसे मांगूं। और हा 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 हा,
जिंदगी में पहली बार वॉलेट कह कहा लगाकर हंसा था और वजह वो छोटी लड़की थी। अवाइजा ने उसे मुस्कुराते देखा तो बिना पलक झपकाए उसे देखने लगी। उसने उससे प्यारी मुस्कुराहट किसी की नहीं देखी थी। वॉलेट थमा तो देखा वो उसे ही देखे जा रही है। वो यही चाहता था, उसे खुद की जात में मशगूल देखना। वॉलेट ने उसका हाथ थामा और इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसके हाथ को अपने लिबों से लगाया और यकदम से छोड़ दिया। वो उस पर किस हक से हक जता रहा था। उस रात भी उसे छूने के बाद वो काफी परेशान रहा था। फिर से ये गलती नहीं कर सकता था कि उसके उसूल नहीं थे। अवाइजा ने अपने हाथ को देखा और फिर उसे अपना हाथ यूं झटके जाना उसे शदीद नागवार गुजरा था, जिसके नतीजे में वो खामोश हो गई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं बोली। गार्ड के आने पर उसने अवाइजा को बैठते देखा और फिर उसकी आगे वाली टोकरी में कपकेक्स रखे। मैं तुम्हें भूखी बिल्कुल नहीं समझता, उसके कान के पास झुकते वो बोला तो वो बेदिली से मुस्कुराए और फिर चली गई। वॉलेट के इशारे पर दो गाड़ियां उसके पीछे उसके घर तक गई थी और तब तक वहां से ना मुड़ी जब तक वो अंदर ना चली गई। आलियान, तुम कब आ रहे हो? मैं नहीं आ सकता, कुछ काम है। कौन सा काम है ऐसा जरूरी? वो चीखी। रोजाना उसके पास एक ही बहाना होता था। माँ, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? तुम मेरे दोस्त हो अच्छे और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम और दोस्त बना लो। माँ, क्योंकि मैं मजीद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा आलियान? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी आंखों में कभी खुद के लिए मोहब्बत नहीं देखी। मेरे 1000 बार हाथ बढ़ाने पर भी तुमने मेरा हाथ नहीं थामा और लेकिन तुम अच्छे दोस्त, दोस्ती से आगे बढ़ो माँ। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ तुमसे। अब जब तुम इजहार करोगी मैं तभी वापस आऊंगा। उसने कहते फोन काट दिया। क्या उसे आलियान से मोहब्बत थी? उसके दिल ने चीख चीख कर उससे ये सवाल किया था और जवाब में उसके अंदर सन्नाटे उतर गए थे। कोई जवाब नहीं। वो तो लड़ी थी उसके नाम पर, तो अब क्यों उसके पास जवाब न था? उसका सारा ध्यान जुरेज की तरफ चला गया और फिर आलियान तो कहीं पसे पुष्ट चला गया था। उसने आज उसे क्यों नहीं रोका? ये सवाल बार बार उसके जहन में उभर रहा था। मैम, आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? जी। कौन है? कोई वसीम सिद्दीकी है। कह रहे हैं कि इसके सिलसिले में मिलना है। खानसामा बताने लगी। अच्छा, आप बिठाएं उनको, मैं आती हूँ। वो बाहर गई तो वो कोई 40-45 साला मर्द था जो सूट बूट में बैठा था। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस माही कामिल, उसने इस्तिफसार किया। जी। आपको मेरे घर का पता किसने दिया? बस जिनके आपने केस हल कर चुके हैं उनसे मिला है। बहुत मुश्किल से हासिल किया है। मैं जानता हूँ ये प्रोफेशनल तरीका नहीं, लेकिन यकीन जाने मेरी जरूरत मुझे यहाँ खींच लाई है। ये फाइनल है मेरे भाई के केस की। इसे स्टडी कर लें और फिर फैसला कीजिएगा आपने केस लेना है या नहीं। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? वो पेशेवराना अंदाज में बोली। क्योंकि जो वकील पहले इस केस को हल कर रहा था वो मुल्क से बाहर चला गया है और वो इतनी काबिलियत न रखता था, जबकि आपने पहले ही 2-3 केसों में कामयाबी पाई है। दरवाजा खुला तो वो दोनों मुतवज्जे हुए और आने वाली हस्ती को देखने लगे। वसीम सिद्दीकी अपने सामने दाखिल होते शख्स को देखता हैरान हुआ। वो इस घर में? जुरेज दौरावर, उसके लबों से निकला। हैरान तो वो भी हुआ था उन्हें साथ अपने घर में देखकर। दौरावर ये? वसीम सिद्दीकी ने हैरत से इस्तिफसार किया। ये मेरे शो। माह ने मुंह खोला जवाब देने के लिए। मेरी कजन है ये माहे कामिल। मिल तो लिया होगा तुमने। कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं। खैर, माह कामिल, ये मेरा घर है और मेरे घर में मुझे काम से मुतल्लिक लोगों को आना बहुत नागवार गुजरता है। आइंदा ख्याल रखिएगा। अपने केसेस को इस 4 दीवारी से बाहर रखें। वो कहता अपने कमरे में चला गया। तो वसीम सिद्दीकी भी शर्मिंदा होता बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी रह गई। कजन, कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसका दिमाग साई साई करने लगा। वो क्यों ऐसा कर रहा था? अब उसे शिद्दत से उसका रवैया महसूस होने लगा था। माह ने उससे बात करने का इरादा किया और उसके कमरे में गई। ना जाने क्यों वो उससे बात करना चाहती थी। मैं आ जाऊं?
वहां से बात कर सको तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो बिना शर्ट के था, अलमारी में मुंह लिए बोला। वो इस केस के मुतल्लिक जो चाहे करो, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी की राय की जरूरत है। हाँ लेकिन अगली बार मेरे घर से बाहर। वो वहीं खड़े बोला। वसीम सिद्दीकी का अपने घर आना उसे बेहद नागवार गुजरा था, लेकिन माँ को अभी नहीं बुलाना चाहता था वो, नहीं तो सख्ती से उससे इस्तिफसार करता। आपने कहा था सब केस आपसे पूछकर। कहा था माजी होता है और माजी माजी ही रह गया। अब हाल है, वो करो जो मुस्तकिल के लिए तुम्हारे नजदीक अच्छा हो। वो अलमारी से शर्ट निकालता उसकी तरफ मुड़ा। वो लाजवाब हुई। वो सच में उससे डिस्कस करना चाहती थी। जा सकती हो, उसकी आवाज गूंजी तो वो दरवाजा बंद करती लौट आई। कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसने सुबह से खाना नहीं खाया था। उसे याद आया जब वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसका हर नखरा उठाता था। उसकी आंखों में नमी चमकी। जार, तुम। वो जाने अनजाने में उसे इस नाम से पुकार गई जिसे बचपन में बुलाया करती थी। वो आज शिद्दत से बिला वजह के रोना चाहती थी, लेकिन कोई कांधा मौजूद नहीं था। उसने सब अपने हाथों से बर्बाद किया था। वो थोड़ी देर बाद बाहर निकली क्योंकि जानती थी ये उसका डिनर का वक्त है। वो बैठा खाना खा रहा था। वो भी आकर बैठ गई। खानसामा कब का जा चुकी थी। उसने खाना खुद गर्म किया था। एक और शर्मिंदगी और ना जाने कितना कुछ अभी उसे महसूस होने वाला था। वो खाना खाकर उठा। वो उम्मीद में थी कि शायद वो कोई बात करे। चाय पेंगे? नहीं, यकलिफ्सी जवाब देता वो कमरे में बंद हो गया। नहीं जुरेज दौरावर, आप मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो थक गई थी उसका ये रवैया बर्दाश्त करते करते। उसने कुछ सोचते कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और पूरी रात वसीम सिद्दीकी की फाइल की रूगर्दानी करते गुजारे। वो सोना चाहती थी लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब थक गई तो आंखों से आंसू रवां हो गए। आह, मैं थक गई हूँ। आज उसने आलियान को फोन नहीं किया था। आज उसे अपने चाहिए थे, उसकी दादी, उसका जार, उसकी अवाइजा बस। सुबह होने का इंतजार करते वो वहीं बैठी रही जबकि अब आंखें नींद से बोझिल थी। खानसामा की आवाज सुनते वो फौरन बाहर निकली और किचन में जाकर सबसे पहले पानी पीने लगी। आपकी तबीयत ठीक है? उसकी सुर्ख सूजी आंखों को देखते उन्होंने इस्तिफसार किया। वो जो अंदर दाखिल हो रहा था थमा। जी। खानसामा ने आगे होते उसके माथे को हाथ लगाया। इनको तो बहुत तेज बुखार है। उसने जुरेज को देखते कहा। दवा रखी है, दे दे इन्हें नाश्ते के बाद, वो कहता लापरवाही से बाहर निकल गया। माँ का दिल क्या चीख चीख कर रोए इस शख्स को बताए कि वो उसकी नजर सानी की तरसी है। अगली रात 10 होते ही उसने मीटिंग का आगाज किया था। इस वक्त उसके सबसे ज्यादा चलने वाले अड्डे कौन से हैं? उसने खाकवानी के बारे में इस मीटिंग में मौजूद लोगों से पूछा। 3 क्लब, 2 फैक्ट्रियां और 1 अस्पताल। अस्पताल को छोड़कर बाकी सबको इनमें मौजूद शराब से जलाकर राख कर दो। सुबह की रोशनी जब उसके महल पर पड़े तो उसे पहली खबर यही मिलनी चाहिए कि उसके अड्डे आग में झुलसकर राख हो गए। ओके, सबने बेक वक्त कहा और मीटिंग बर्खास्त हो गई। वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। आने वाले दिनों में शायद उसे जर्मनी जाना पड़ता, इसीलिए यहाँ का काम वो खत्म करना चाहता था सब। इसीलिए लैपटॉप लेकर इजमीर के हर चप्पे की इंफॉर्मेशन निकालने लगा। और सब ठीक होने पर उसने गहरी सांस भरी। किसी का ख्याल झपाक से जहन के पर्दों पर लहराया तो वो बेचैन हुआ। घड़ी पर वक्त देखा जो 2:30 बजा रही थी। उसने पैदल चलते उसके घर के सफर को तय किया। गार्ड ने उसे देखते गेट खोला और उसे बैरूनी दरवाजे की चाबी दी जिसे थामकर वो अंदर बढ़ गया और उसके कमरे में पहुंचा। वो बैग के किनारे पर थी। उसने आगे बढ़ते उसे ठीक किया और कुर्सी लेकर उसके नजदीक बैठा और उसे देखने लगा। वो मुंह खोले सो रही थी। बाल बुरे तरीके से एक दूसरे में उलझे थे, जैसे ना जाने कब से सुलझाए ही ना गए हों, और वो बिस्तर पर आधी कंफर्टर में और आधी कंफर्टर से बाहर थी। उसके चेहरे से उसने बाल हटाए बिना उसके चेहरे पर हाथ लगाए। उसका दिल हमक रहा था इस खूबसूरती और कशिश को छूने का, लेकिन वादे के मुताबिक वो उस पर झुका और उसकी गर्दन के करीब जाते उसकी खुशबू को इनहेल किया और पीछे हटा। आह, तुम मुझे बेकाबू कर रही हो ओलिवर, जो मैं होना नहीं चाहता।
तुम वो नशा बन रही हो जो मेरे सर चढ़कर बोलता है। तुम्हें देखे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। ये सब बातें उसके दिल व दिमाग में चल रही थी। क्या ये सब तुम ले जाओगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना मीठा नहीं खाते। वैसे खा भी सकते हो, तुम तो अब बड़े हो गए हो। लेकिन बांटनी चाहिए चीजें, अच्छी बात होती है। लेकिन तुम किससे बांटोगे? कोई भी तो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी इन पर नजर है। हम बिल्कुल नहीं। ये तुम ले जाओ। मैं भूखी थोड़ी हूँ। मैं तो वैसे भी खा चुकी हूँ। 3-4 ही खाए हैं बस, और भी खा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं कौन सी भूखी लड़की हूँ जो तुमसे मांगूं। और उसकी बातें याद करता वो फिर से मुस्कुराया। तुम वॉलेट की जिंदगी बन रही हो आहिस्ता आहिस्ता। मैं बेबस नहीं होना चाहता, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देखते मेरी वहशत कहीं जा सोती है। और इससे पहले कि कुछ और कहता, उसे साथ वाले कमरे से हल्का सा खड़खड़ाहट सुनाई दिया था। वो डरता न था क्योंकि इस वजूद पर उसका हक था अब उसके मुताबिक, लेकिन ये सही वक्त नहीं था, इसीलिए अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे के पास गया, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होते वापस मुड़ा और उसके नजदीक आता अपने होंठ शिद्दत से उसके गाल पर रखे और 2 सेकंड बाद पीछे हटा। सेन बनीन टेक आजम सुन, यू आर माई ओनली डिजायर। वाहिद ख्वाहिश बन गई हो तुम अली व कशिश। अगली सुबह की खबरों को देखते उसने मुस्कुराती निगाहों से आसमान को देखा। रात को महबूब से हुई मुलाकात का सुरूर और सुबह खुद से धोखा किए जाने वाले का हश्र उसे सुरूर बख्श रहा था। उसकी तवक्को के एंड मुताबिक खाकवानी का फोन आ चुका था। उसने पहली बेल पर तो क्या दोपहर तक उसका फोन नहीं उठाया था। शाम के 5 बजे उसने जूस के गिलास को लबों से लगाते उसकी कॉल पिक की। वॉलेट, ये तूने अच्छा नहीं किया। मुझे पता है ये तूने किया है। वो बिलबिला उठा था। उसके सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले अड्डे इस वक्त राख के ढेर से ज्यादा न थे। तुम इतने पुख्ता यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब मैंने करवाया है? उसने गार्ड को इशारे से अपना बात गाउन लाने का कहा, क्योंकि ये उसका स्विमिंग का वक्त था। क्योंकि तुर्की में तुम्हारे अलावा कोई शख्स खाकवानी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो चीख रहा था। जब जानते थे तो मिलावट क्यों की, और एक वार्निंग तुम्हें दी गई थी, तुम उस पर भी पूरा नहीं उतरे। खुद से हुए धोखे हर में मुखालिफ को कब्र में उतारने की हिम्मत रखता हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ ये तो बस एक छोटा सा नजराना था, ताकि तुम जान जाओगे कि वॉलेट के साथ नाइंसाफी करने वाले को वॉलेट माफ नहीं करता। तुम मुझसे बदला ले चुके हो वॉलेट। मेरी अगली डीलों को बहाल करवाओ। वो बेबसी से चीखा। आराम से खाकवानी, तुम्हारी कोई भी डील मैंने नहीं रुकवाई। लोगों ने खुद तोड़ी है, क्योंकि जो वॉलेट से नाइंसाफी कर सकता है वो बाकी सबसे क्यों नहीं। और फोन कान से हटाता उसकी कॉल काट दी। एक दिन वॉलेट, हर कुत्ते का दिन आता है। एक दिन तुम्हारी सबसे कीमती चीज पर हाथ डालूंगा और तुम्हें बिलबिलाता छोड़ दूंगा। ये सारे अड्डे मैं वॉलेट तुम्हारी जेब से दोबारा बनवाऊंगा, ये वादा रहा। खाकवानी ने कहते फोन सामने दीवार पर दे मारा। और फिर उसने प्रादा ब्रांड खोला और वहां से उसके लिए चश्मा पसंद करने लगा। ये पहला तोहफा वॉलेट किसी को देने वाला था। उसने पसंद की और रोमान से स्टोर से लाने को कह दिया। अब वो खामोशी से अपना काम कर रहा था, ये जाने बिना कि जल्द वो बुरा वक्त देखने वाला है। काम के मुकम्मल होते ही वो सो गया था। बेहद थकान थी उसे। छोड़ो, तुम हाथ मत लगाओ अम्मी। वो 12 साला लड़का बिलबिलाता अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन उसे इस सुनसान आबादी में उसे कोई सुनने वाला ना था। बड़ा चिकना पीस लाया है इस बार। उसे अपने कानों में दूसरे आदमी की आवाज आई, जो इस लड़के से कह रहा था जो उसे लाया था। इधर आ रे छोरे। वो मुंह से पान की पिचकारी जमीन पर फेंकता बोला। तुझे हिजड़ा बना देंगे। साला मांगेगा तो क्या कीमत लाएगा? वही शख्स फिर से बोला। मुझे वापस जाना है। वो बच्चा घुटनों से मुंह उठाता बोला। हा हा हा, छोरे अब फरार नामुमकिन है। तू हिजड़ा बनेगा और मांगेगा लोगों से, हमारे धंधे को आगे बढ़ाएगा। वो बच्चा सहम गया। हाँ, हिजड़े देखे थे उसने। वो तो अच्छे होते थे और उन्हें तो रब ने ऐसा बनाया होता है। प्यार करते थे बच्चों से, तो क्या उन्हें भी ऐसे ही मजबूर किया जाता है? ये बात उस 12 साला बच्चे के दिमाग में आई, जो हसास होने के साथ साथ तेज दिमाग भी था।
लेकिन अभी तो नहीं बना सकते, अभी इसे ऐसे ही मांगने पर लगाओ। वो लड़का जो उसे यहाँ लाया था वो बोला, हाँ अभी तो मजे ले सकते हैं। वो आदमी खबासत से उस 12 साला लड़के को देखता बोला। वो 12 साला लड़का हुस्न का शाहकार था। सफेद रंगत जिसमें सुर्खियां घुली थी और उसके रंग को गुलाबी मायल बनाती थी। भरे गाल और भरा ही जिस्म। वो गोलू मोलू सा बच्चा था जो भी उसे देखता एक बार तो वो माशाल्लाह जरूर कहता था। वो बच्चा उनकी नजर में आ गया था और जब उन्हें पता लगा कि वो किसी यतीम खाने में रहता है, उसे खरीद लाए थे और पाकिस्तान से तुर्की स्मगल किया गया था। वो पाकिस्तान था जहां यतीम खाने और ओल्ड एज होम्स सब के सब अपने मुनाफे के लिए बैठे थे। आवाम से हमदर्दियां और हजारों लाखों के फंड्स लेकर अपने बच्चों को हराम खिलाने वाले और लोगों के सामने ये बताकर भरम मारने वाले की खिदमतें खल्क कर रहे हैं। अफसोस, उसे वहां से खरीद लाए थे और अब उसे अच्छी ट्रेनिंग देकर वो हिजड़ा बनाना चाहते थे। वो जानते थे वो अच्छी कीमत लोगों से इकट्ठी कर लेगा, बस अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो लड़का इस बच्चे को उस आदमी के पास लाया और गोद में बिठाया। उस आदमी ने मुंह से पान की बची सुपारी फेंकते आस्तीन से मुंह साफ किया और उसकी टांग पर हाथ फेरने लगा। हमारे मुआशरे में बच्चियों को सिखाया जाता है कि अच्छा और बुरा छूना क्या होता है, तो लड़कों को क्यों नहीं एक और फकदान जिस पर नजर सानी की जरूरत थी। वो लड़का इस एक छूने से सहमा नहीं था। उसने अंदर गुस्से की एक आग जल उठी थी। वो बच्चा था कि गुस्सा आने पर वो अपने साथी 2 से 4 साल के बड़े लड़कों को धुनक कर रख देता था। उसका गुस्सा उसकी खासियत थी और वो उसी खासियत की वजह से उस यतीम खाने में मशहूर था। उसने इस लड़के को देखा जो पास ही खड़ा था। उसकी कमीज की जेब में पिस्तौल था। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था जो उस आदमी के हाथों की हरकत पर बढ़ता जा रहा था। उसने उस आदमी के कंधे पर सर रखा और धीरे से साथ वाले की जेब से पिस्तौल निकाली। इससे पहले कि वो कुछ समझते वो पीछे से उस आदमी के दिमाग में गोली मार चुका था। ये पहला कत्ल था उसके हाथों। ना जाने कितने बाकी थे। दूसरा आदमी घबराया। ए बच्चे, गन नीचे कर। वो बच्चा एक बार फिर मुस्कुराया और गन का निशाना उसकी तरफ करते पहले ही निशाने में उस आदमी को भी मार दिया। गन उन्हीं की तरफ फेंकते उसने आदमी के हाथों पर पांव रखा और उसके मुंह पर झुकते थूका और फिर वहां से भाग गया। उस बच्चे ने उस रात तुर्की की सड़कों में कई दिन भटकते गुजारे थे। भूख के मारे वो बेहोश होने के कगार पर था जब उसे किसी ने उठाया और खाना खिलाया था। वो एक छोटी सी बस्ती थी जहां कुछ बुजुर्ग औरतें रहती थी। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रखा था और उसे खाना दिया था। लेकिन वो बच्चा वहां ज्यादा दिन नहीं रह सका था। उसके अंदर की आग, उसका गुस्सा उसे कहीं और ले जाना चाहता था। एक दिन वो फिर से भाग गया और इस बार वो शहर के बीचों बीच पहुंचा था। वहां उसने एक बड़ी काली इमारत देखी थी। सियाह इमारत। वो बच्चा डरा नहीं था। उसने सीधे इमारत के अंदर जाने की कोशिश की थी लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक लिया था। तब वो रोने लगा था और उसकी आवाज सुनकर वो शख्स बाहर निकला था जो उस इमारत का मालिक था। वॉलेट ने उस बच्चे को देखा था। वो मासूमियत और गुस्से का अजीब मिश्रण था। उसने उस बच्चे से पूछा था कि वो क्या चाहता है और उस बच्चे ने अपनी कहानी बताई थी। अपना बदला लेना चाहता था वो। वॉलेट ने उसे अपने पास रखा था। उसे ट्रेनिंग दी थी। उसे अपना दाहिना हाथ बनाया था। वो बच्चा ही था जो आज रोमान के नाम से जाना जाता था। वॉलेट का सबसे वफादार आदमी। और आज उसी रोमान ने उसे बताया था कि खाकवानी ने कुछ प्लान बनाया है। वो वॉलेट की सबसे कीमती चीज को निशाना बनाना चाहता है। लेकिन वॉलेट जानता था कि उसकी सबसे कीमती चीज क्या है। वो अलीवा था। वो अवाइजा थी जो उसकी जिंदगी बन गई थी। और इसीलिए वो उसकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार था, चाहे उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। वो दवा लेती कमरे में बंद हो गई। खानसामा जुरेज के कमरे की सफाई के लिए गई तो वो उन्हें देखने लगा। क्या उसने दवा ली थी? नहीं। नाश्ता करवाया था आपने? जी। दवा भी दे दी ये। और पास खड़े रहकर खिलाए नहीं तो वो फेंक देगी। उसके लहजे, उसके हर लफ्ज से बेकरारी टपक रही थी। वो सर हिलाती बाहर गई और फिर उसे दवा खिलाकर उसे बताती मुतमिन कर गई।
उसे आज रात एक पार्टी भी अटेंड करनी थी। वो उसके लिए हद दर्जा परेशान था। वो जानता था वो उसकी तवज्जो चाह रही है, लेकिन इतनी जल्दी उसे मैसर नहीं हो सकता था। लेकिन नहीं जानता था वो सारे हथियार रखती थी उसे अपने सामने ज़ेर करने के लिए। उसने फाइक सेक्रेटरी को फ़ोन करते आज की पार्टी की सारी मालूमात ली। उसका कितना चर्चा था उस वक्त वो जानता था। अक्सर वॉलेट उसका मजाक उड़ाया करता था कि इज़मीर में वॉलेट से ज़्यादा बैरिस्टर जुरैज दौरावर की मकबूलियत है। वो तैयार होने लगा और जाते वक्त उसे देखकर गया जिसके कमरे का दरवाज़ा लॉक था। वो बुखार में फंक रही थी लेकिन पार्टी में ज़रूर जाना चाहती थी। आज तो तुम्हारी तवज्जो खुद की तरफ करवा ही लूंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं मेरी तरफ मुतवज्जे होते। वो सोचती अलमारी के सामने खड़ी थी। उसे भी इस पार्टी में मदऊ किया गया था और वो जानती थी जुरैज जरूर जाएगा। और फिर उसने दिमाग लगाते उस लिबास का इंतखाब किया जिसे देखते यकीनन वो उसकी तरफ मुतवज्जे होता। फिर चाहे गुस्सा ही करता लेकिन उसे बुलाता तो सही। कब तक मुझे नजरअंदाज करोगे जार? उसे जुरैज का नजरअंदाज करना आग लगा रहा था क्यों ये न उसने सोचा था न वो सोचना चाहती थी। साड़ी निकालते उसने पहनी और तनकीदी निगाह खुद पर डाली। हम नॉट बैड। डार्क लिपस्टिक। उसने लिपस्टिक लगाए और बाहर निकल गई। बाकी वो अपनी दोस्त के फ्लैट जाकर तैयार होना चाहती थी। उसकी सेक्रेटरी ने उसे पता दे दिया था वेन्यू का। बैरिस्टर जुरैज दौरावर, ऐसा करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। उस शख्स ने पेशानी से पसीना साफ करते कहा। मैं तुम्हारे सस्ते और 2 टके के उसूलों पर चलने का पाबंद नहीं। उसने घड़ी पर वक्त देखते कहा जैसे अब मजीद कुछ बोलना वक्त का जाया होगा। वसीम सिद्दीकी तंग आ गया था। न एक तरफ उसकी इस कजन माहे कामिल ने जवाब दिया था और न वो मान रहा था। सर, किसी ने वसीम सिद्दीकी के कान में आकर कुछ कहा जिससे उसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट छा गई। मैं चलता हूँ निहायत जरूरी काम से। इस मामले पर जल्द तफसील से बात होगी। मुझे नहीं लगता जो बात करनी हो मेरा सेक्रेटरी मौजूद है। और तुम्हारे जरूरी कामों से ज्यादा अहम मेरा 1 मिनट है। डबल कीमत जुरैज दौरावर। उसने आखिरी पत्ता फेंका। एक नजर दरवाजे की तरफ फिर से देखा। 4 गुना रकम भी बढ़ा दो तब भी नहीं वसीम सिद्दीकी। जुरैज दौरावर एक बार न की चीज को हाँ में नहीं बदलता। एक्सक्यूज मी, वो कहता आगे बढ़ गया। वसीम सिद्दीकी ने मुठियां भींची। उसकी अकड़ एक दिन जरूर तोड़ूंगा। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसे समेत सबकी नजर दरवाजे की तरफ उठी और फिर पलटना भूल गई थी। काला आंचल जमीन पर उसके कदम चूमता आगे बढ़ा था। काली शिफॉन की साड़ी, हाई हील्स, हीरे की लोग, बालों को कर्ज डाले, सुर्ख व सफेद मायल चेहरा जिसे मेकअप की जरूरत तो न थी लेकिन उस वक्त स्मोकी मेकअप, न्यूड लिपस्टिक से मजीन होंठ, वो उस वक्त पूरी महफिल को अपनी तरफ माइल कर चुकी थी। उस वक्त सबके लबों पर एक ही शख्सियत का नाम था और वो था माहे कामिल। सर, एक जरूरी बात बतानी है। नॉट नाउ। उसने फाइक को नजरअंदाज किया था। उस वक्त वो वॉलेट से वसीम सिद्दीकी के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने फोन पर उंगलियां चलाते कहा, वो यहाँ सिर्फ साबिक जज साकिब नियाज के कहने पर आया था। सर, ये बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फाइक अपनी बात पूरी करता कि उसका फोन फिर से गूंज उठा। जिसे कान से लगाता वो साइड पर हट गया। मिस माह कैसी हैं आप? माहे कामिल। उसने अपने हाथ का क्लच अपनी सेक्रेटरी को पकड़ाते उसकी तसहीह की। जी वही, सिद्दीकी ने मुस्कुराते कहा। उसकी नजर भी बाकियों समेत भटक भटक कर उसके हसीन खदोखाल पर जा रही थी। वजह उसके जिस्म पर मौजूद वो शिफॉन की काली साड़ी थी जिसका पल्लू नीचे उसके कदमों में था। स्लीवलेस और पीछे का गला गहरा काफी था जिसे सादा डोरियों ने बांध रखा था जिससे उसकी सफेद कमर साफ झलक रही थी। बैरिस्टर माजिद खान, एक शख्स ने पीछे से आते उसके आगे हाथ बढ़ाकर अपना तारुफ करवाया। अस्सलाम अलैकुम बैरिस्टर साहब। उसने हाथ को नजरअंदाज किया था। वालेकुम अस्सलाम। उसने कहते यहाँ वहाँ निगाहें घुमाई और एक्सक्यूज करती साइड पर हो गई। कितने ही नौजवान उसको देखकर ठंडी आहें भर रहे थे। सब उसके ख्वाहिशमंद बने थे पल में। वॉलेट बेकरी में नहीं था। उसे सुबह ही फोन आ चुका था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बेकरी में आग लग चुकी है।
वो भागा था। ये कैसे मुमकिन था? हर काम उसने अपनी निगाहों के सामने करवाया था। इलेक्ट्रिशियन मुल्क से बाहर गया तो तुम सब जान से जाओगे। वो धड़ा तो सब बाहर निकल गए। आग को अब तक बुझाया न जा सका था। कोई जानी नुकसान अब तक सामने न आया था, लेकिन वॉलेट को लाखों का नुकसान पल में हो गया था। वो स्कूटी वहीं रोकती इधर आई जहां लोगों का मजमा था। आगे से आग बुझा दी गई थी, लेकिन अंदर के बावर्ची खानों में आग अब भी झुलस रही थी। सर, एक शेफ अंदर अब भी मौजूद है, रोमान ने आकर बताया तो वो बिना सोचे समझे अंदर दाखिल हुआ। एंजल, उसकी आवाज वहां सबने सुनी थी, लेकिन वो सुन न पाया। शायद सुन लेता तो उस आग में न कूदता, लेकिन अपने किसी बंदे को बिना कसूर के मरते देखना उसकी मात थी। और मात वॉलेट को 12 साल की उम्र से कोई न दे पाया था। वो चीखी थी। उसके आंसू गाल पर बहने लगे। वो उसका एंजल था, अगर उसे आग लग जाती तो। यही सोचती वो अपना बैग वहीं फेंकती बिना किसी के काबू आए अंदर दौड़ी थी। वॉलेट ने उस शेफ को रेस्क्यू कर लिया था। उसे पीछे के दरवाजे पर बहिफाजत छोड़ते वो अंदर कोने में लगे कैमरे तक रसाई चाहता था, जो अब तक झुलसा न था, यानी कुदरत ने उसे एक मौका दिया था मुजरिम तक पहुंचने का। वो उस कैमरे तक पहुंचता जब बावर्ची खाने की खिड़की से उसे वो सफेद फ्रॉक में दिखी। ये उसका वहम भी हो सकता था। उसने अपनी चादर को मजीद अपने नाक पर लपेटा और आगे बढ़ा। एंजल, एक आवाज, और वो सब छोड़ गया था। ये उसका वहम नहीं था। वो वहीं मौजूद थी, लेकिन वो बाहर थी, अभी जहां आग नहीं थी। उसने भी वॉलेट को देख लिया था। वो वॉलेट की तरफ बढ़ती कि वॉलेट तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। और यही चूक उससे हुई थी। दरवाजे के साथ लगी खिड़की के ऊपर का लकड़ी का हिस्सा जलकर उसके ऊपर गिरा था और वो एकदम अपने आप को बचा न पाया था। उसका बाएं हाथ झुलस गया था शायद, लेकिन नजर सामने वजूद पर थी जो थमी उसकी देख रही थी। अब उसने रोमान को अंदर आते देखा था। आग अब खत्म हो रही थी क्योंकि पिछले गेट से भी पानी डाला जा रहा था। एंजल, ये आखिरी आवाज उसकी समात में पड़ी थी और फिर खामोशी छा गई। रोमान ने आगे बढ़ते उसे थामा था, गिरने नहीं दिया था। उसका मालिक जमीन पर यूं गिरने के लिए नहीं बना था। एडम भी आ गया था। उसे वॉलेट ने अपनी टीम में रख लिया था। उसे जल्द से जल्द घर शिफ्ट किया गया था। इलाज घर ही जारी था। वो बिना कुछ सोचे अपने घर अपनी दोस्त के साथ हादसे का बताती वहीं रुकने का बोलकर उनके साथ आई थी। चूंकि जुरेज जानता था, इसलिए उसने दादी को उसके रुकने की इजाजत दे दी थी। मैम, आप बाहर रहें। ये वो दूसरी बार उस सियाह इमारत में आई थी। रोमान ने उसे बाहर रहने का ही कहा था क्योंकि अंदर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर गया था। नहीं, मुझे अंदर जाना है। वो अब भी रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका वजूद हिचकोले खा रहा था। मैम, प्लीज, बात माने, मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो उनसे छोटी थी बहुत और उन पर चीख रही थी। सबने रास्ता छोड़ दिया। डर उसका नहीं, अंदर मौजूद शख्स का था, जिसको अगर बाद में वो बताती तो वो उन्हें छोड़ता ना। रोमान दरवाजे से हटा तो वो अंदर दाखिल हुई और वहीं थम गई। उसके बाजू पर पड़े आबलों को अब साफ किया जा रहा था। वॉलेट होश में था या नहीं वो अंदाजा न लगा पाई क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन उसके भींचे हुए होंठ उसकी तकलीफ का बता रहे थे। डॉक्टर का उसके हाथ से ऐसा सलूक करते देख वो रो पड़ी। तुम, उसकी आवाज हलक में फंस गई। आज जिंदगी में पहली बार वाइजा रहमान पर सकता तारी हुआ था। उसका जान से अजीज एंजल, जिसके साथ क्या रिश्ता था वो खुद नहीं जानती थी, उसकी तकलीफ पर वो तड़प रही थी। तुम आराम से करो, तुम उसे तकलीफ दे रहे हो। वो चीखी तो डॉक्टरों के साथ उसने भी आंखें खोली। मैम, आप बाहर जाएं, डॉक्टर ने कहा तो वॉलेट ने आंखें बंद कर ली। शायद वो उस लड़की की तड़प खुद के लिए देखना चाहता था। तुम नौकरी से जाओगे, खामोशी से अपना काम करो। वो सब पर रौब झाड़ रही थी अनजाने में। ये सब उसका खासा न था, एक वकील की बहन होकर भी, लेकिन ये सब वॉलेट का दिया एतमाद था जो बोल नहीं चीख रहा था। डॉक्टर तेजी से काम में मसरूफ हो गए तो वो कदम कदम चलती पास आई। अब वो सब आराम से सब कर रहे थे। वो सब जान गए थे कि वो लड़की जो उस सियाह इमारत के उस कमरे तक रसाई पा चुकी है, यानी वो आम नहीं, सबसे खास थी।
उसके बाजू पर पट्टी करते वो बाहर निकल गए। वो उसके नजदीक आए और बेड पर बैठी। फिर महसूस किया जैसे उसे वो बत्ती परेशान कर रही है जो सीधा उसकी आंखों में पड़ रही है। धीरे से उठी और साइड लैंप चलाया और स्विच बोर्ड ढूंढते बत्तियां गुल की। वॉशरूम ढूंढते अंदर गई। एक तौलिया और बाल्टी में पानी लेती बाहर आई। लेकिन तौलिया तो उसे तकलीफ दे सकता था। टिश्यू निकालते उसने नम किए और उसके चेहरे पर फेरने लगी जहां कालिख लगी थी जा बजा। ये काम वो निहायत एहतियात से कर रही थी। वॉलेट को दर्द था या नहीं वो महसूस न कर पाया। जो महसूस कर रहा था वो ये था कि वो पास मौजूद है। एक शख्स ने कि मसीहा है ऐसे कि हर जख्म मुझे भला लगने लगा। बाय सुनेहा रऊफ। अपना ख्याल रखना एंजल। वो कहकर उठती कि अपनी कलाई उसके हाथ में महसूस करते उसके एहसासात अजीब हुए। अगले महीने वो 17 की होने वाली थी। लड़की थी, इतने एहसासात तो समझ आते थे उसे। वॉलेट ने साइड लैंप को झटके से ऑफ किया और उसे खुद पर झुकाया। मुझे दर्द है काफी। क्या तुम मेरा इलाज नहीं करोगी आवी? मैं? कैसे? वो लर्जी। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी, तुम्हारा लमस, तुम्हारी खुशबू, वो कर गई है जो ये डॉक्टर घंटों में नहीं कर पाए। वो धीमे से उसके कान में बोल रहा था। मुझे जाना है। वो उससे दूर होना चाहती थी। उस एहसास से पहली बार रोशनास हुई थी इसीलिए सहम रही थी। तुम अंदर क्यों आई थी? अपनी कलाई पर गिरफ्त सख्त महसूस करते उसकी आंखें नम हुई। छोड़ो, अंदर क्यों गई? अगर तुम्हें नुकसान पहुंचता न लीवा तो बाखुदा मैं तुम्हें मजीद सजा देता। वो उसकी आवाज से ही उसकी वहशत को महसूस कर सकती थी। मैं तुम्हारे लिए, एंजल। क्यों? मेरे लिए क्यों? क्योंकि, हाँ जवाब दो। वॉलेट ने उसे उकसाया। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। कोई और वजह बताओ, मुझे मुतमिन करो। एसी आहिस्ता करो, मुझे सर्दी लग रही है। मेरे लिए तुम अंदर क्यों गई थी आवी? एक और जुमला जो उसके दिल को पिघला गया था। तुम्हारे लिए एंजल। वही जवाब। क्यों मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो। वो बाखिर कह गई थी। अच्छा, किस हक से? वो वॉलेट नहीं था आज, वो अमीर था। एक आम इंसान, आवी का अमीर। बस तुम मेरे हो। तुम्हें चोट लग जाती तो? और छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। वो झटके से उससे दूर हुई और लैंप जलाया। वॉलेट ने सख्त निगाहों से उसे घूरा था। वो सारा तसलसल बर्बाद कर गई थी। उठो निकलो, जाओ यहाँ से। वो धीमे मगर संजीदा लहजे में बोला। तुम दवा लो एंजल, तुम निकलो यहाँ से। वो आंखें मूंद गया। मैं वापस नहीं आऊंगी एंजल, उसने कहा तो वॉलेट ने उसका बाजू पकड़ते उसे वापस बिठाया। क्या चाहती हो? लेकिन वो सूसू करने में मसरूफ थी। दर्द हो रहा है मुझे अलीवा। उसके कहने की देर थी कि वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। वॉलेट की मुस्कुराहट देखती उसे घूरने लगी। तुम जाओ अभी। मैं किसी हक के बगैर हक जताकर गुनाहगार नहीं बनना चाहता। वो मानी खेजी से कहता उसकी कांपती थोड़ी सी ऊपर उसके सुर्ख होते होंठों को देखता कह रहा था। अवाइजा ने होंठ काटे। वो बात का मतलब न जाने समझी थी या नहीं लेकिन उठ खड़ी हुई। स्कार्फ कहाँ है तुम्हारा? वॉलेट ने उसे बाहर जाते देखा, कहा तो वो रुकी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बिना मुड़े बोली। मुझे फर्क पड़े या ना पड़े, तुम ऐसे बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। वो गराया। अपना ख्याल रखना एंजल। वो बाहर निकल गई। वो जो कॉल काटता वहां से हटा था। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों से शरारे निकले। उसकी आंखें शिद्दत-ए ज़ब्त से सुर्ख पड़ी। फाइक, फाइक। उसने कुछ दूर खड़े फाइक को आवाज दी। जी सर, उसने सामने देखते कहा तो फाइक ने भी उसी सिमत देखा। सर, मैं यही आपको बताने वाला था। लेकिन, बकवास नहीं। इस गलती का जवाब मैं तुमसे कुछ लम्हे बाद लूंगा। फिलहाल 5 मिनट बाद यहाँ की तमाम बत्तियां गुल होनी चाहिए। क्यों और कैसे ये सब तुम जानते हो। गो नाउ, उसने चीखते कहा। उसका बस चलता तो उस वक्त दुनिया को आग लगा देता और उन सब की आंखें नोच लेता जिनकी निगाहें उस पर थीं। उसके साथ वो क्या करता ये तो कुछ लम्हे बाद पता चल जाता। क्या वो इस दावत में मौजूद है? उसने धीमी आवाज में पूछा। जी मैम, कुछ देर पहले ही आए हैं। ओके देन, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई।
आखिर उस शख्स को तड़पाने के लिए उसने ये सब किया था। उसने कंधे से साड़ी ठीक की पहन तो ली थी, लेकिन संभालना अब उसे अजाब लग रहा था। ऊप्स सॉरी। वो मुड़ी तो एक वजूद उससे टकराया। इससे पहले कि वो गिरती, सामने मौजूद लड़का उसे जानबूझकर कमर से थाम चुका था। दूर खड़ी ये मंजर देखती दो आंखों की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। उसने कदम आगे बढ़ाए। इट्स ओके, माह ने कहते फौरन अपना आप उससे छुड़वाया और आगे बढ़ी। दिल धड़कने की रफ्तार तेज हुई थी। यकदम लाइट्स ऑफ होने पर उसके कदम अपनी जगह मुंजमद हुए थे। जुरेज दौरावर के चेहरे पर खुरके तासुरात छा गए। वो आगे बढ़ा और सामने मौजूद शख्स के पास से गुजरा। उसके बाद हॉल में मौजूद लोगों ने किसी मर्द की चीख की आवाज सुनी थी। जुरेज दौरावर उसके हाथ की पुष्ट पर तेज धार ब्लेड फेर चुका था। हाथ काबू में रखो, नहीं तो कब तन से जुदा हो जाए तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। वो उस लड़के के कान के पास सरगोशी करता अपने शिकार की तरफ बढ़ा। मुखालिफ को कमर से थामता, उसके लबों पर हाथ रखे, वो उसे कंधे पर उठाता सीढ़ियां चढ़ता फायक के बताए कमरे में लाया। उसके जाते ही रोशनी बहाल हुई थी और सब उस शख्स की तरफ बढ़े थे जिसके हाथ से खून भल भल कर बह रहा था। उसने कमरे में लाते उसे नीचे उतारा और दरवाजा लॉक करते दरवाजे की पुष्ट से लगाया। माँ उसे देखते सकते में चली गई। बेशक वो उस शख्स को तड़पाने और दिखाने की खातिर वहां आई थी, लेकिन उसके इतने करीब वो पहली बार तो उसके इतना करीब नहीं आया था। लेकिन अब एहसासात बागी न थे उसके, इसलिए माँ के जिस्म की लर्जिश वो साफ महसूस कर सकता था। लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी, माथे पर पड़े बल, भींचे होंठ उसकी अंदरूनी हालत का पता दे रहे थे। जार, उसके लब हिले। कैसी हो मिसेस जुरेज दौरावर? जुरेज ने उसके चेहरे पर लकीर खींचते कहा। माह ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी। वो उस वक्त पूरी की पूरी उस शख्स की बाहों के हिसार में थी। आज वो उसके इतना करीब था। उसने देखा, ब्लैक थ्री पीस सूट, महंगे जूते और घड़ी में वो शख्स आज भी इतना ही हसीन था। बाल जेल से सेट हुए थे, भूरी आंखें जो उसने अपनी माँ से चुराई थी, साफ रंगत और खूबसूरत नकुश। उसका दिल लर्जा। छोड़ो। कुछ याद आते माह को होश आया तो एहसास हुआ कि वो पिछले 3 मिनट से उसे मुसलसल तक रही थी और उसी के हिसार में थी। जुरेज ने उसके हाथ को मरोड़ा और उसकी कमर के साथ लगाया तो उसके मुंह से कराह निकली। अब झटके से उसे छोड़ा और उसका चेहरा दरवाजे की तरफ करते उसकी पीछे की डोरों को देखा। आधी कमर उसकी उस घटिया लिबास में झलक रही थी। उसने झटके से उसका जोड़ा खोला और उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। बहुत शौक है तुम्हें मर्दों की आंखों को अपने हुस्न से घेरा करने का। उसने उसका जबड़ा पकड़ते उसकी आंखों में 16 बार निगाहें डालते कहा। हटिए, जुरेज। उसने अपने आप को उससे दूर करना चाहा। आंखों में नमी झलकी थी, लेकिन उसने एक भी आंसू को बाहर न आने दिया कि कम से कम वो उस शख्स के सामने तो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। जुरेज ने झटके से उसके लब मसल डाले। उसकी नफासत से लगाई लिपस्टिक फैल चुकी थी अब, लेकिन उसके अंदर की आग बढ़ती ही जा रही थी। जार, उसने बेयकीनी के एहसास से उसका नाम पुकारा। उसका जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था अब कि उस शख्स की कुर्बत इतनी खतरनाक थी उसके लिए। जुरेज ने 2 लम्हों के लिए उसका चेहरा देखा और फिर उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते उस पर झुका। उसके लबों पर काबिज होते उसने आंखें बंद की थी। वो लड़की उसकी रातों की नींद उड़ा ले गई थी। उसे कितना तड़पाती थी वो, और आज की हरकत तो वो उसकी भूल नहीं पा रहा था। माँ को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। इतनी शिद्दत थी मुखालिफ की पकड़ में। ये पहली बार था कि मुखालिफ ने उस पर अपना आप ऐसे दिखाया था। उसके कंधों पर हाथ मारते उसने उसे दूर करना चाहा था, लेकिन वो जुरेज दौरावर था जिसने आज तक किसी की न मानी थी, अब भी अपनी मर्जी से पीछे हटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बेहुदा लिबास पहनकर यहाँ आने की? वो गिराया तो वो भी होश में आई। दिल चीख कर रोना चाहता था। सांस अब भी फूली थी, लेकिन उसे कमजोर नहीं पड़ना था। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं सब करूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, हटो। वो उससे ऊंची आवाज में चीखी थी। वो यहाँ आई थी उसे तड़पाने के लिए, उसकी तवज्जो के लिए, लेकिन अब वो पछता रही थी बुरे तरीके से। बात करने की तमीज भूल गई हो तुम माँ।
उसने उसके बाल मुट्ठी में कैद करते उसका चेहरा अपने सामने करते कहा, छोड़िए, मुझे जाना है। वो उस पर से निगाहें हटाती बोली कि मजीद वो शख्स उसके करीब रहता तो उसका सांस रुक जाता। मेरा करीब आना इतना बुरा लग रहा है, तो उस आदमी का हाथ लगाना क्यों बुरा नहीं लगा? उसका इशारा कुछ लम्हे पहले होने वाले मंजर की तरफ था। प्लीज, अभी सीढ़ियों में थी कि उसके कमरे से आते शोर पर थमी। वो घर न जाने का बता चुकी थी कि स्टेफी के पास रुकेगी। स्टेफी को उसकी दादी और आपी जान अच्छे से जानते थे, इसीलिए इजाजत दी थी, और दूसरा जुरेज फोन पर उन्हें उसको भेजने का कह चुका था। लेकिन अब वो घर जाना चाहती थी, उस शख्स की आंखों में मजीद नहीं रहना चाहती थी। लेकिन शोर आते वो थमी और वापस उसके कमरे की तरफ भागी, जहां वो एक हाथ से साइड टेबल पर पड़ी सारी चीजें गिरा चुका था और अब बैग की टेक से सुकून से आंखें मूंदे बैठा था। आ गई हो तो दवा देती जाओ। उसके आने को महसूस करते वो बोला। वो भी गहरा सांस भरते उसे दवा देने लगी, फिर बिखरी चीजें उठाने लगी। छोड़ो, मुलाजिम कर लेगा। उठो, मेरी चादर लो और रोमान को बोलो घर छोड़ आए तुम्हें। वो संजीदा था अब भी बेहद। अवाइजा ने उसकी बात मानते खुद को उसकी चादर में छुपाया और उसके पास आती उसकी बंद आंखों पर हाथ रखती उसके जख्म वाले बाजू पर लब रख गई। तुम्हारा चश्मा मैंने मंगवा दिया था, लेती जाओ रोमान से, उसने कहा तो उसने गहरी सांस भरी। उस वक्त उसे सिर्फ एमीर सालार से फर्क पड़ता था और किसी चीज से नहीं। जल्दी ठीक हो जाए एंजल, आपकी तकलीफ आवी की तकलीफ है। वो खूबसूरत अंदाज में उसे जतला गई थी कि वो जरूरी है। ये बेबसी जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ न लीवा, इसका बदला जिस वक्त तुम मेरी पनाहों में होगी तब लूंगा, उसने कहा तो अवाइजा बिना जवाब दिए निकल गई। उन मानीखेज लफ्जों का मतलब समझने में उसे कुछ वक्त दरकार था। सुबह वो उठा और निगाहें यहाँ वहाँ घुमाई। रात के सारे मनाजिर याद करते उसने खुद को बेबस महसूस किया। अवाइजा रहमान, एमीर सालार ने तुम्हें अपना दिल दे दिया, उसकी रखवाली अब तुमने करनी है। आज मैंने इस मोहर को अपने दिल पर पक्का कर दिया है। पैदाइश के बाद आज दिल ने पहली बार तुम्हारी तमन्ना की है और ये ख्वाहिश मैं खुद की खुद पूरी करूंगा। तुम्हारे लिए वॉलेट वॉलेट नहीं रहा। मैं अमीर सालार अवाइजा रहमान तुम्हें पा लूंगा कि मेरे दिल की वाहिद ख्वाहिश हो तुम। तुम्हारे लिए मैं सब करने को तैयार हूँ। मैं पूरे तुर्की के सामने झुक जाऊंगा तुम्हें पाने के लिए। ये मोहब्बत है अभी, इसे इश्क में तुम बदलोगी। अब बस ये दश्ते दिल और हिज्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हें मेरी होना है, मेरे निकाह में आना है, मेरी रूह का हिस्सा बनना है। वो कहता अपनी जगह पर उठकर बैठा। इतना कमजोर न था कि ये जरा सी चोट उसे कुछ कहती, लेकिन वो उसके सामने सिर्फ उसकी चंद पलों की तवज्जो की वजह से नाजुक बन गया था। फोन उठाते उसने रोमान की 40 मिस्ड कॉल्स देखी थी। ये पहली बार था कि वो सुकून की खातिर और उसके साथ पलों की खातिर अपना फोन बंद कर गया था। उसने तेजी से रोमान का नंबर मिलाया। बोलो सर। वो काफी डरा हुआ था। जल्दी बोलो रोमान। आज पहली बार उसका लहजा नर्म था, शायद उस हस्ती का असर अब तक था। मिस अवाइजा रात से लापता हैं और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फोन तो जुरेज के नंबर से भी काफी आए थे। सुबह सुबह बकवास करनी जरूरी है। तुम्हें लगता है तुम्हारा मेरा रिश्ता मजाक करने का है? मैं सच कह रहा हूँ। रात उन्हें मैंने छोड़ दिया था। वो मेरे सामने घर के अंदर गई थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता हैं। उनकी दादी उन्हें ढूंढ रही हैं। जुरेज सर भी काफी परेशान हैं, आपसे राबिता करना चाह रहे थे जो नहीं हुआ। रोमान, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हें भी और इस दुनिया को भी। वो धड़ा और फिर तेजी से बाहर निकला। जुरेज का नंबर मिलाया। एमीर, वो तुम्हारे घर से गई थी, तुम हिफाजत नहीं कर पाए। अगले 5 घंटों में वो मिली न तो भूल जाना उसे। वो चीख रहा था, उसे खुद भी ढूंढ रहा था। उसकी गाड़ियां तेजी से बाहर निकली थी। आज 30 साला जिंदगी में वॉलेट द ग्रेट बीस्ट सलवत ज़दा कपड़ों में बिना बाल बनाए बाहर निकल गया था। वो सब उसकी हालत देखकर हैरान थे। मालिक इस कदर परेशान कैसे? हर जगह तलाशा गया, हर दुकान, हर गली, हर कोना, लेकिन अवाइजा का कहीं कोई निशान न था। वॉलेट की हालत देखने लायक थी। उसकी आंखें सुर्ख,
बाल बिखरे, कपड़े मैले, मगर दिल में एक ही फिक्र थी, उसका एंजल कहाँ है। रोमान ने आकर बताया, सर, हर जगह देखा है, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, उसकी दोस्तों के घर, कहीं कोई खबर नहीं। उसके फोन का पता लगाया, सर, फोन स्विच ऑफ है। लास्ट लोकेशन जुरेज सर के घर के पास ही दिखा रही है। वॉलेट की मुठियां भिंच गईं। अगर जुरेज ने उसे कुछ किया होता तो। उसने जुरेज का फोन मिलाया। वो कहाँ है जुरेज? मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हूँ। रात पार्टी के बाद। पार्टी? कौन सी पार्टी? वॉलेट की आवाज में तल्खी थी। जज साकिब नियाज की दावत। वो वहां आई थी। वॉलेट को लगा दुनिया उसके कदमों तले हिल गई। उसका एंजल, उसकी मासूम आवाज़ा उस माहौल में। तुमने उसे रोका नहीं, एमीर। वो फोन काटकर वॉलेट ने रोमान से कहा, हर कनेक्शन यूज करो, पूरा शहर उल्टा कर दो, मुझे अवाइजा चाहिए, जिंदा या। वो वाक्य मुकम्मल न कर सका। दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम में अवाइजा की आंखें खुली तो सब कुछ धुंधला नजर आया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगी थी। एक आदमी उसे देखकर दूसरे को आवाज दी, होश में आ गई है। वसीम सिद्दीकी की खुश मिजाज आवाज गूंजी, बहुत खूब, अब मेरा बदला शुरू होगा। अवाइजा की आंखों में खौफ तैर गया। ये क्या हो रहा था उसके साथ? जुरेज दौरावर को लगता है वो बहुत बड़ा है। आज देखते हैं जब उसकी इस प्यारी बहन के साथ। अवाइजा ने मुंह से टेप हटाने की कोशिश की लेकिन हाथ बंधे होने से वो बेबस थी। चीखो चिल्लाओ जितना चाहे, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। और हाँ, अपने भाई और उसके दोस्त वॉलेट का इंतजार मत करो, उन्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। अवाइजा के दिल में एक ही दुआ थी, एंजल, मुझे बचाओ।